हाँ जी। जैसे पॉपुलेशन इसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए वो वाले एरियाज हैं जो फ्लड से अफेक्ट हुए। ठीक है। ये वो सारे वाले एरियाज हैं जिनमें फ्लड आया। सैम्पलिंग फ्रेम, उनमें से कोई भी दो विलेज जो इस लिस्ट में थे, उनमें से मैंने कोई भी दो विलेज उठाए, और उन दो विलेज में से मैंने कोई भी 220 लोग लिए या 220 हाउस होल्ड्स लिए, जैसे भी। यहाँ पे सैम्पलिंग फ्रेम दो विलेज की बात कर रहा है क्योंकि कंबाइंड यूनिट है। क्योंकि ये कंबाइंड यूनिट है, दो विलेज। ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ सीधे लोगों की लिस्ट होती आज, सो आई वुड हैव पिक्ड ये वाला स्टेप डायरेक्टली यहीं से। ठीक है। यहाँ से मैंने दो विलेज उठाए। नाउ दो विलेज में से दो विलेज भी अगर मुझे इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉन्टेक्ट एवरीबडी इन टू विलेजेस, सो आउट ऑफ दिस लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन मैंने दो विलेजेस पिक किए सैम्पलिंग फ्रेम से, और उनमें से मैंने 220 हाउस होल्ड को कॉन्टैक्ट किया एज आर सैंपल साइज। ठीक है। ओके। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। फर्स्ट है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसे हम रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। और सेकंड होती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसे हम नॉन रैंडम भी बोलते हैं। इनके अलग अलग आगे भी कैटेगरीज हैं। रैंडम सैम्पलिंग में वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज, नॉन रैंडम में भी हैव डिफरेंट कैटेगरीज, वी विल बी डिस्कसिंग। सबसे पहले गाइस, सबसे पहले तो इसको क्लियर करते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। टेक्निकल डेफिनेशन, बुकिश डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। इसके अलावा जो बच्चे समझते हैं रैंडम सैम्पलिंग का मतलब, वो नहीं होता। यूजुअली हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें आपने लिखा होता है प्रोबेबिलिटी टेक्निक में probability sampling में random sampling. Random sampling does not mean that you have administered your survey randomly. Okay? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपका मतलब ये होता है कि मैंने रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे अपने क्वेश्चन। आपका रैंडम इज कन्वीनियंस। एम आई राइट? आपका रैंडम इज आपको जो मिला आपने उसको दे दिया। आपका रैंडम इज आपके हिसाब से जो समझ आया। फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी कर रहे हैं कि जो सोशल मार्केटिंग होती है उसके यूजर्स पे ब्रांड प्रमोशन का क्या फर्क पड़ता है। जो ज्यादा फेसबुक यूज करते हैं, क्या उन पे ब्रांड प्रमोशन ज्यादा अच्छी चलती है, या इससे प्रमोशन होता है सोशल मीडिया पे ब्रांड्स का। तो आपने वो वाले लोग उठाए जो फेसबुक यूज करते हैं। आपने कहा फेसबुक तो हर कोई यूज करता है ना। तो आपने जाके अपने घर में सबको, टीनेजर्स को, आस पड़ोस में टीनेजर्स को, बड़े लोगों को, सबको जाके हमने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और आपने अपनी स्टडी में लिखा कि आई अप्लाइड रैंडम सैम्पलिंग देयर। दिस इज नॉट रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम का मतलब ये नहीं है कि जो मिला या रैंडमली मैंने ऐसे ही रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है। वहां सैम्पलिंग रैंडम नहीं है, वहां आप रैंडम है। सैम्पलिंग इज कन्वीनियंस। सैम्पलिंग इज कन्वीनियंस। ओके। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। रैंडम सैम्पलिंग इज वेरी टेक्निकल। रैंडम सैम्पलिंग में बहुत टेक्निक लगता है। ये मैं आपको आज कराऊंगी कि रैंडम सैम्पलिंग हम करते कैसे हैं। ठीक है। सो रैंडम सैम्पलिंग होती है जिसमें पॉपुलेशन में हर किसी की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो सैंपल में इंक्लूड हो सकता है। तो बेसिकली राइट ईस किस्म की सैम्पलिंग है, हर किसी को बराबर चांस मिलता है, नो रिजर्वेशंस। सो पॉपुलेशन में से सैंपल में कौन आएगा, ऊपर हिरार्की में से सबसे नीचे सैंपल के अंदर कौन इंक्लूड होगा, ये हमारा रैंडम सैम्पलिंग है। सबकी बराबर प्रोबेबिलिटी है। 100 लोग हैं तो 1/100 सबका प्रोबेबिलिटी बराबर है सैंपल साइज में इंक्लूड होने का। ठीक है। फेयर चांस टू एवरीबडी। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ लॉटरी जहां पे अमेरिकन बिलीव की winners of nationwide magazines sweepstakes और number selected state lottery are selected by some random draw of numbers. ठीक है। रैंडम चीज में when everybody has got a fair chance, when everybody has got a fair probability of being included, biasness obviously कम हो जाती है। You please relate it with the reservation. रिजर्वेशन से तो सब वाकिफ है। ठीक है। हमें लगता है रिजर्वेशन इज नॉट राइट, यस। टू सम ऑफ अस वी फील रिजर्वेशन इज नॉट राइट, यस। सो व्हेन एवरीबॉडी विल गेट अ फेयर चांस, तो उसका राइटियसनेस बढ़ जाता है, उसमें बायसनेस कम हो जाती है। जब हम मेरिट की बात करते हैं तो उसमें बायसनेस कम हो जाती है। सिमिलरली अगर हम रैंडम सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं, हर किसी को फेयर चांस है सैंपल में इंक्लूड होने का, तो उसमें बायसनेस कम हो जाती है। इसीलिए रिसर्चर्स ज्यादा प्रमोट करते हैं रैंडम सैम्पलिंग को। जो बाकी हमारी नॉन रैंडम सैम्पलिंग है जिसकी हम बात करेंगे, उसमें बायसनेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो कैसे होते हैं देखते हैं। So in non-random sampling, every unit has not got the same probability. They are not selected by fair chance. Okay. Now they can be selected because they were present there. आपको conveniently available थे. They were there at the right place at the right time. ठीक है। आपके जानकार थे, किसी को पता चला आप रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने आपको खुद आके अप्रोच कर लिया। So this is non probability sampling. अब इनके टाइप्स हैं।
सबसे पहले रैंडम है सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड रैंडम, सिस्टमैटिक, क्लस्टर. ओके, what do we understand by simple random sampling? This usually we do not do single means में, मतलब सिर्फ simple random sampling हम कभी नहीं करते हैं. It is always done in association with the other samplings. Systematic random sampling, stratified random sampling. Okay, तो simple random हम कम करते हैं. Okay, so for example simple random में हमारे पास each unit of the frame is numbered from 1 to n. हमारे पास लोगों के नाम की लिस्ट थी, हमने उसको नंबर दिया 1 to n. किसी भी रैंडम नंबर जनरेटर से हम यूजुअली कोशिश करते हैं हम एक्सेल से निकालें, कंप्यूटर बेस्ड निकालें. ठीक है, हमने एक रैंडम नंबर जनरेटर यूज करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम. उसमें हमारे पास एक कंप्यूटर कैलकुलेटेड रैंडम नंबर्स की लिस्ट आ जाती है जिसको हम कंसिडर करते हैं. वो हमने प्रोड्यूस नहीं किए तो उसमें बायसनेस के चांसेस कम है. ठीक है, नाउ दे आर इजियर टू परफॉर्म ऑन लार्ज, इजियर टू परफॉर्म ऑन स्मॉल देन ऑन लार्ज पॉपुलेशंस. कम पॉपुलेशन पे सिंपल रैंडम ज्यादा अच्छा काम करता है क्योंकि फाइनाइट पॉपुलेशन होती है आपकी. लार्ज पॉपुलेशंस के अंदर थोड़ा सा बायसनेस का या एरर का चांस हमारे पास बढ़ जाता है. ठीक है, बट स्टिल इट इज फेयर देन अदर्स. गाइस देन आती है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. स्ट्रैटिफाइड को समझिए कि एक बड़ा सा पॉपुलेशन है, एक बड़ा सा सर्कल है, उसके अंदर 3-4 छोटे छोटे सर्कल्स हैं. जस्ट इमेजिन दिस. ठीक है, जो छोटे छोटे सर्कल्स है हमारे वो है स्ट्रेटा. अगर मैं बात करूं अपने एग्जांपल पे, हम वापस जाते हैं एम्प्लॉयबिलिटी वाले पे. पॉपुलेशन था बड़ा, सॉरी यूनिवर्स था बड़ा. ठीक है, उसके अंदर मैंने छोटे छोटे डिब्बे बना लिए. एमबीए वालों का बना लिया. सबसे पहले मैंने बनाए सेल्फ फाइनेंसिंग वालों का, उसके अंदर भी 2 डिब्बे आ गए, एमबीए वालों का, बीबीए वालों का. ठीक है, सो एमबीए और बीबीए मेरे 2 स्ट्रेटा हैं. ओके, बड़े पॉपुलेशन में मैंने 2 स्ट्रेटा आइडेंटिफाई किए. मैंने कहा हर पोस्ट ग्रेड और अंडर ग्रेड को रीड नहीं करना, इस स्ट्रेटा को रीड करना है. अगर मैं और कंपैरेटिव में जाऊं, मैंने सेल्फ फाइनेंस्ड वर्सेस ऑटोनोमस उठा लिए, तो एक सेल्फ फाइनेंस का डिब्बा आ गया और एक ऑटोनोमस का आ गया. ये एक स्ट्रेटा हो गया सेल्फ फाइनेंस, एक स्ट्रेटा हो गया ऑटोनोमस. उसके अंदर 2 डिफरेंट स्ट्रेटास हो गए, एक स्ट्रेटा हो गया हमारा एमबीए, एक स्ट्रेटा हो गया हमारा बीबीए. ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटा होते हैं, स्ट्रेटा इज प्लूरल, स्ट्रेटम इज सिंगुलर. ये जो स्ट्रेटा होते हैं, जो 2 स्ट्रेटा हमारे उसके अंदर बने हैं, दे आर होमोजीनियस विद इन देमसेल्व्स, हेटेरोजीनियस टू ईच अदर. व्हाट डज दैट मीन? मेरे जो एमबीए के बच्चे हैं एक इंस्टीट्यूट के, वो एक जैसे हैं. मैंने कहा एमबीए जो है हमारा, उसके जो बच्चे हैं वो मोर और लेस सेम है उनके डेमोग्राफिक्स. राइट, डेमोग्राफिक सेम होगा, लगभग परसेप्शन सेम होगा. दे कम फ्रॉम यूजुअली नॉर्मल सिमिलर काइंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. तो बैकग्राउंड सेम है, लगभग वैल्यू सिस्टम सेम है, सोचने का तरीका सेम है, बैकग्राउंड सेम है, आने जाने का तरीका सेम है. सो यू नो दे आर सिमिलर, कम ज्यादा किसी किसी में, बट सिमिलर, दे आर सिमिलर, यूनिफॉर्म है. सो मेरे एमबीए वाले लोग सेम है. फिर मैंने कहा जो मेरे बीबीए वाले बच्चे हैं वो अपने आप में सेम है. राइट, उनका अंडरग्रेड वाला तरीका है सोचने का, थोड़े से डिपेंडेबल है, थोड़ा सा दे सीक मोर गाइडेंस. ठीक है, वैसे अपने आप में सारे बॉन्ड है, कोई बुरा मत मानना, लेकिन स्टिल उनका सोचने का एक अपना तरीका है, बीबीए वालों का, एक एमबीए वालों का अपना सोचने का तरीका है. दे आर होमोजीनियस विद इन देमसेल्व्स. एमबीए इज होमोजीनियस, बीबीए इज होमोजीनियस, बट टू ईच अदर दे आर हेटेरोजीनियस. ओके, सो 2 स्ट्रेटा है एमबीए एंड बीबीए. स्ट्रेटा आइडेंटिफाई, डन. आपस में होमोजीनियस होने चाहिए, विद इन देमसेल्व्स दे मस्ट बी होमोजीनियस, टू ईच अदर दे मस्ट बी हेटेरोजीनियस. ओके, उस स्ट्रेटा में से मैंने कहा कि उस स्ट्रेटा में से मैंने सैंपल्स पिक कर लिए, कुछ एमबीए के बच्चे उठा लिए, कुछ बीबीए के बच्चे उठा लिए, वो मेरा हो गया सैंपल. सो स्ट्रेटा आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने क्या किया, स्ट्रेटा आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई किया. ठीक है, स्ट्रेटा आइडेंटिफाई किए, फिर मैंने रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई किया कि रैंडमली इनमें से मुझे कैसे अपनी सैम्पलिंग यूनिट्स को चूज करना है. एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. देयर आर दी नॉन ओवरलैपिंग सब पॉपुलेशन, दो स्ट्रेटा, heterogeneous. So non overlapping. Then they have to extract a random sample from each of the subpopulation. Main reason why do we use this? It has the potential for reducing sampling error. Sampling error occurs when by chance the sample does not represent the population. मैंने स्टडी करनी थी सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए फेसबुक यूजर्स के ऊपर. ठीक है, मुझे फेसबुक यूजर्स चाहिए थे. मैंने उठाए टिकटॉक वाले, अब तो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो मैंने उठाए somebody who is using a different kind of platform जहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोई चांस नहीं है. या मैंने अपनी एक ओल्डर जनरेशन से उठा लिया जिसका फेसबुक पे अकाउंट ही नहीं है.
ठीक है, मैंने कहा एक अंकल पकड़ लिए मैंने कहा "ये मेरा क्वेश्चन भर दो आप"। तो उन्होंने कहा मेरा तो फेसबुक अच्छा। जब यूजुअली हम अपने प्रोजेक्ट्स देते हैं गाइस, तो हम मान लीजिए हम ये फेसबुक वाली स्टडी कर रहे हैं, हमने पहला ही क्वेश्चन दे देते हैं हम उनको कि क्या आप फेसबुक यूज करते हैं। मान लीजिए आपने 100 लोगों से भरवाया, उसमें से अगर मान लीजिए 10 लोगों ने लिख दिया नो, ठीक है, फिर भी आगे का जो एनालिसिस होता है वो 100 लोगों पे ही चल रहा है। आगे आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फेसबुक पे जो एड्स आती हैं क्या वो आपको मोटिवेट करती है खरीदने के लिए। 100 का 100 बंदा बोल रहा है यस। जब 10 लोगों ने लिख दिया कि वो फेसबुक यूज ही नहीं करते, तो आगे की स्टडी तो 90 पे हुई ना। बहुत बहुत वाइवा, आई हैव टेकन वाइवास ऑफ बीबीए स्टूडेंट्स इन जिम्स एंड एवरीवेयर, एंड वो ये गलती जरूर करते हैं। एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं उनको जाके जरूर इस बात पे टोकूं। फॉर दैट मैटर एमबीए वाले भी करते हैं। बैंक्स के लिए आप भरवाते हैं डेटा कि मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर एक स्टडी करनी है जी, मैंने फाइनेंशियल स्टडी पूछना है कि ऑनलाइन फाइनेंशियल जो है हमारे प्लेटफॉर्म्स वो कितने ट्रस्टवर्दी हैं लोगों के लिए। आप निकल गए, आपने किसी से भरवाया कि क्या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्या आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, उसने लिख दिया नो। 20 बंदों ने लिखा हुआ नो, और आगे की स्टडी जो है वो 100 पे ही चल रही है। वो 100 बंदा पूरा रिप्लाई कर रहा है। जो नेट बैंकिंग यूज ही नहीं करता, वो आगे बताएगा कैसे कि उसके लिए ट्रस्टवर्दी है। वो आगे कैसे बताएगा कि उसके जो ऑप्शन है वो एक्सेसिबल थे या उसको इजी लगे। वो नहीं बता सकता ना, वो तो यूज ही नहीं करता। पहला क्वेश्चन ही गलत है आपका। या तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप ये मान के चलें कि आपने जो भरवाए हैं डेटा वो फेसबुक यूजर से ही भरवाए हैं। आपने जो भरवाया है अपना क्वेश्चन है वो नेट बैंकिंग यूजर से ही भरवाया है। ये आपका एजम्पशन है। ये आपने प्रेमाइस सेटल किया कि मैंने अप्रोच ही उन्हीं लोगों को किया जो ऐसा कर रहे थे। सो यू डू नॉट आस्क दैट क्वेश्चन एट ऑल। फिर आपका आगे का काम फेयर है। ठीक है, सो प्लीज इसका ध्यान रखा करो, ये करते हैं हम गलती। ओके, तो हमने ऐसे लोगों से अपना डेटा भरवाया जो कि आपका सैंपल ऐसा था, हमने सैंपल ऐसा उठाया जो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करता है। सो वो अंकल कह रहे हैं कि मैं तो फेसबुक ही नहीं यूज करता। तो आपने कहा कि नहीं नहीं प्लीज कोई बात नहीं, आप फिर भी भर दो, मैं आपको पूछता जाता हूँ, आप भर देना। तो उसमें किसके हिसाब से वो क्वेश्चन भरा गया, वो क्वेश्चन आपके हिसाब से भरा गया, वो आपने भरा अंकल के नाम पे। सो डेमोग्राफिक आया 45 अबव ईयर एज, और उसमें आया कि हाँ मैं तो बहुत ब्रांड प्रमोशन में विश्वास रखता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग के, मेरे को तो बड़े अच्छे लगते हैं फेसबुक पे ऐड, और मैं तो बहुत खरीदता हूँ ऑनलाइन। वो आपका परसेप्शन है, आप 25 साल के, है ना। ये आपने सारा एरर, सारा बायसनेस आपने सब उसके अंदर डाल दिया। अब जो रिजल्ट के जनरलाइजेशन निकल के आएगी, जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे, अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि 45 साल से जो ऊपर के लोग होते हैं ना, वो बहुत विश्वास रखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में। नो, बायसनेस है तो गलत है, नहीं रखते, है ही नहीं फेसबुक पे। मतलब वो अंकल के हिसाब से अगर और ऐसे कुछ मिल जाएंगे आपको, तो वो तो है ही नहीं फेसबुक पे। उनके बेसिस पे आपने अपने इन्फरेंसेस ड्रॉ कर दिए। पूरा एनालिसिस गलत है आपका, पूरा रिकमेंडेशन गलत है आपका। ठीक है, सो योर सैंपल हैज टू बी दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में से ही निकल के आपका सैंपल आना चाहिए। ठीक है, with stratified random sampling the potential to match the sample closely to population is greater than it is with the simple random sampling, because portions of the total sample are taken from different population subgroups। दो सबग्रुप से हमारे पास एमबीए बीबीए, उन्हीं में से हमने सैंपल निकाला। सो दे हैव मोर चांसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द होल पॉपुलेशन। वो सारे एमबीए बीबीए बच्चों को लगभग रिप्रेजेंट करेंगे जो आपने उसमें से सैंपल निकाला। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज वन ऑफ द रिलायबल सैम्पलिंग टेक्निक्स। ये अभी हमने डिस्कस किया। stratum should be homogeneous, externally should be heterogeneous, often done by using similar kind of demographic variables: gender, socio-economic, geographic region, religion, ethnicity, value systems, background, etc. अच्छा गाइस, क्या हमें कॉन्स्ट्रक्ट, वेरिएबल, आइटम, फैक्टर, इनमें फर्क पता है? टाइप करके बता दो। नो मैम। आपने सुनी होगी कहानी, बार बार आ रही होगी, वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, ये वाला फैक्टर इसका इतना आया, क्वेश्चन आया, इतना कोफिशिएंट आया इस फैक्टर का, इस वेरिएबल का इतना, इस आइटम का इतना है। डू वी अंडरस्टैंड व्हाट डू दे मीन? कॉन्स्ट्रक्ट क्या चीज है, कॉन्सेप्ट क्या चीज है, फैक्टर, वेरिएबल, डायमेंशन क्या चीज है, आइटम क्या चीज है, इन सब में हमें फर्क पता है? ये सब अलग अलग है। आप मुझे चैट में बता सकते हो, मैंने खोल लिया है, दिख रहा होगा आपको। कोई अपनी आवाज नहीं सुनाना चाहता तो प्लीज बता सकता है। डिस्कस नहीं हुआ मैम। हो चुका है मैम, किसी और ने डिस्कस किया तो प्लीज बच्चों मुझे बता दो। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम देयर। अगर नहीं हुआ है नहीं या किया मैम, डाउट है तो मैं बता नहीं हुआ।
मेरे ख्याल से तो नहीं डिस्कस नहीं हुआ है, नहीं हुआ है? ओके बस बीआर की क्लास में हुआ था। ओके। हाँ वो मेरी गंदी आदत है। चलो ठीक है, तो एक बार देख लेते पैरामीटर हैं। और वेरिएबल। हाँ जी मैम। पैरामीटर क्या है, वेरिएबल क्या है, ये बताया था। एक बार हम बच्चों को ही बता देते हैं, मेरे ख्याल से इनको ना पूरा टाइम फिर डाउट रहेगा। फैकल्टी आई नो मस्ट बी अवेयर। एक सेकेंड। मैम रिकॉर्डिंग हो रहे है ना? हाँ जी मैम, मैंने रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट की है। मैं थोड़ा एक दो स्लाइड के बाद, सॉरी एक्चुअली डेली ना राशिमा टेक्स ओवर, वो शायद आज है नहीं, तो एक दो स्लाइड के बाद, बट आई हैव स्टार्टेड नाउ। ओके, थैंक यू। हाँ जी, कंसेप्ट गाइस हमारी सबसे पहली चीज, यूजुअली हम रिसर्च में से यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपकी कॉन्स्ट्रक्ट को डिफाइन करने के लिए काम आती है, आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है। हम इसको लिखते नहीं है रिसर्च में, ठीक है। सो कंसेप्ट आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल कंसेप्ट क्या है हमारा? कंसेप्ट इज कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट टर्म, ठीक है, जो अभी स्पेसिफिक नहीं है, जिसका स्कोप अभी बहुत ज्यादा हाई है। अब मैंने मोटिवेशन की मैं बात करूं या मैं एंगेजमेंट की बात करूं, ठीक है, इनका स्कोप बहुत ज्यादा हाई है। मोटिवेशन कुछ भी हो सकती है, हम एम्प्लॉय मोटिवेशन की बात कर रहे हो, या एम्प्लॉयर मोटिवेशन की बात कर रहे हो, या इंडिविजुअल मोटिवेशन की बात कर रहे हो, स्टूडेंट मोटिवेशन की बात कर रहे हो। सिमिलरली एंगेजमेंट में किसकी बात हो रही है? एम्प्लॉय की, फैकल्टी की, स्टूडेंट की, इंडिविजुअल एंगेजमेंट, जॉब एंगेजमेंट, व्हाट। ये अभी सिर्फ कंसेप्ट है, इसको भी मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है, इसको मैंने भी टाई नहीं किया है किसी चीज में। ये टाई हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ये टाई यहाँ हो गया। अब मैंने कहा कंसेप्ट है मेरा एंगेजमेंट का, कंसेप्ट है मेरा मोटिवेशन का, कॉन्स्ट्रक्ट सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़े वाले भाई हैं ये, प्लीज बड़ा भाई, बिग बी, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्ट जिसमें मेरी सारी कहानी चलेगी, जिसके लिए मुझे अल्टीमेटली काम करना है, जिसको मुझे डिफाइन करना है, मुझे जिसकी एनालिसिस करनी है, जिसके वेरिएबल निकालने हैं, जिसके ऊपर डेटा भरवाना है, ये है मेरा कॉन्स्ट्रक्ट। इसको, ये इसका वेल डिफाइंड होना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैंने इसको बाइंड कर दिया है, तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशंस अवेलेबल हैं। एम्प्लॉय एंगेजमेंट की टेक्निकल डेफिनेशंस खूब है, भर भर के। एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे काम 1990 से हो रहा है, सबसे पहले डेफिनेशन 90 में आई थी, तो अब तक तो बहुत ज्यादा आगे तक इसका काम पहुंच चुका है। हम इनकी टेक्निकल डेफिनेशंस निकालते हैं फिर, ठीक है। टेक्निकल डेफिनेशन में उसने मुझे कहा एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो है वो सबसे ज्यादा इन तीन चीजों से डिफाइंड है। अभी जो सबसे ज्यादा ऑथर्स ने काम किया है, उन्होंने कहा है कि अगर किसी में विगर है, डेडिकेशन है, एब्जॉर्प्शन है, इन तीनों की भी टेक्निकल डेफिनेशंस होती हैं बाय द वे, कि विगर का मतलब क्या है, डेडिकेशन का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट के ये तीन डायमेंशंस हैं या फैक्टर्स हैं, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, कंसेप्ट इज द एब्स्ट्रैक्ट थिंग, कॉन्स्ट्रक्ट इज व्हेन यू स्पेसिफाई द कॉन्सेप्ट, आपने कंसेप्ट को बाइंड कर दिया है कहीं पर, वो हो गया आपका कॉन्स्ट्रक्ट। फिर आपने कहा ये जो कॉन्स्ट्रक्ट है, आप किसको कहेंगे? आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट, किसको कहेंगे आप स्टूडेंट एंगेजमेंट? मैं कहूँ जो स्टूडेंट ए है वो काफी एंगेज्ड है, ठीक है, इसका एंगेजमेंट क्वेश्चन बहुत हाई है, इसका क्या मतलब है? ऐसा उसके अंदर क्या है कि उसका एंगेजमेंट है? उसके अंदर ये है, उसके ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं ये वेल डिफाइंड है। विगर में भी उसका क्वेश्चन हाई है, डेडिकेशन भी उसकी हाई है, एब्जॉर्प्शन भी उसकी हाई है। व्हेन यू आर डिफाइनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन सम टेक्निकल वर्ड्स, ये हो गया आपका फैक्टर्स या डायमेंशंस। जब आप ईएफए करते हो, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हो, तो आप इन तीन चार पांच डायमेंशंस को निकालते हो। आप इनकी बात कर रहे हो, आप इनको निकालने की बात कर रहे हो, ठीक है। ईएफए में इनको हम एक्सप्लोर करते हैं, सीएफए में हम इनको कंफर्म करते हैं, ठीक है। मेरा ये कॉन्स्ट्रक्ट था, ये कैसे डिफाइंड है? ये मेरी इन तीन चार पांच, सबके अलग अलग होते हैं, किसी के तीन, किसी के चार पांच, मेरे ये इन एंगेजमेंट जो है मेरा, वो इन तीन फैक्टर से सबसे ज्यादा डिफाइन हुआ है, ठीक है। ये तीन जिसमें होंगे मैं बोलूंगी कि वो एम्प्लॉय एंगेज्ड है। अब वेरिएबल आइटम्स क्या होते हैं? अब विगर का क्या मतलब है? क्या चीज विगर? तो मैंने विगर में बनाए
पास्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने कहा विगर की 5 स्टेटमेंट, सिमिलरली डेडिकेशन की कुछ स्टेटमेंट, और मैंने कहा कुछ एब्जॉर्प्शन की स्टेटमेंट्स जो हमारे क्वेश्चनर होती हैं। ठीक है, क्वेश्चनर में हम कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अगर हम लाइकेट स्केल की बात कर रहे हैं तो जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं ये हैं मेरे वेरिएबल्स या आइटम्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइटम्स या वेरिएबल्स। जो आपको डेमोग्राफिक्स होते हैं, आपका जेंडर, एज, ये भी आपके वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब एज द नेम सजेस्ट जिनकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू हर रिस्पोंडेंट के लिए अलग है, इसकी वैल्यू हर रिस्पोंडेंट के लिए अलग है। एक रिस्पोंडेंट के लिए तो सेम है ऑब्वियसली, ए के लिए सेम है, बी के लिए जेंडर अलग हो गया, सी के लिए अलग है, डी के लिए अलग है। सबका वैल्यू, सबका ये जो सेट होगा डेमोग्राफिक्स का, डेमोग्राफिक्स में बहुत सारी चीजें हम पूछते हैं। रहते कहाँ, ऑक्यूपेशन क्या है पेरेंट्स का अगर बच्चों से भरवा रहे हैं तो, अगर इंडिविजुअल बड़े से भरवा रहे हैं तो उसका ऑक्यूपेशन क्या है, सैलरी ब्रैकेट क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो उसके डेमोग्राफिक्स हैं जो उसको डिफाइन करते हैं। तो ये भी वेरिएबल्स हैं बिकॉज इनकी वैल्यू हर रिस्पोंडेंट के लिए चेंज होगी। सिमिलरली आपके जो फैक्टर डायमेंशंस, इनकी जो ये वैल्यूज हैं ये भी चेंज होंगी। कैसे? आप इन पे परसेप्शंस अलग अलग देंगे। रिस्पोंडेंट ए विद दिस सेट ऑफ वेरिएबल विल गिव सम काइंड ऑफ परसेप्शंस फॉर दिस स्टेटमेंट्स। ये 5 5 10 15 स्टेटमेंट अगर बनेंगी तीनों इनकी डायमेंशंस की, तो 15 स्टेटमेंट्स के लिए आप परसेप्शन देंगे। ए बंदा कुछ, मैं कुछ और दूंगी, मैम कुछ और देंगे, बच्चे कुछ और देंगे, किसी और से भराओगे वो कुछ और देगा। इसलिए इनकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। वेरिएबल्स हैं ये। ठीक है, इन ये परसेप्शन बेस्ड है, ये व्यू बेस्ड है, सब्जेक्टिव है। इनकी कोई ऑब्जेक्टिव वैल्यू नहीं है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, सब्जेक्टिव है, चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू द पर्सन। ठीक है, सो ये वेरिएबल्स हैं। सो इनके बेसिस पे हम इनको डिफाइन करेंगे, इनकी एनालिसिस करेंगे तब ये डिफाइन होगा। इन 5 स्टेटमेंट से ये डिफाइन होगा, अपनी 5 से ये डिफाइन होगा, अपनी 5 से ये डिफाइन होगा। इनकी तीनों की एनालिसिस करोगे तो उससे ये डिफाइन होगा। आर वी देयर? इसमें कोई डाउट किसी को? कंसेप्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्स्ट्रक्ट आपका स्पेसिफिक, लेकिन सबसे बड़ी चीज जिसपे फाइनली आपको अराइव होना है, तो सबसे छोटी चीज है हमारी आइटम, उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद कॉन्स्ट्रक्ट, उसके बाद कॉन्सेप्ट। डायमेंशन और फैक्टर एक ही बात होते हैं, वेरिएबल आइटम एक ही बात होते हैं। आइटम में, वेरिएबल में बस ये समझना, अगर कोई वेरिएबल बोल रहा है तो जेंडर या एज की भी बात, डेमोग्राफिक्स की भी बात कर सकता है, या आइटम्स की भी बात कर रहा है। आइटम बोल रहा है तो सिर्फ स्टेटमेंट्स की ही बात कर रहा है। These statements are the items. ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग था, जिसमें मैंने कहा 3 ग्रुप्स हैं, 3 स्ट्रेटा हैं। मान लीजिए ये आपस में हेटेरोजीनस है लेकिन विद इन एक जैसे। ओके गाइस, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आती है हमारी प्रोपोर्शनेट और डिस्प्रोपोर्शनेट भी। ठीक है, मान लीजिए स्ट्रैटा के अंदर मुझे प्रोपोर्शनेटली कुछ लोग लेने थे। जैसे अगर इसमें आप देखोगे तो इसमें एक एग्जांपल लिया है कि वोटर्स हैं जिनको सर्वे किया गया रिलीजन वाइज, कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, ज्यूइश हैं, अदर्स हैं, और बॉस्टन की जो पॉपुलेशन है वो 90% कैथोलिक है। आपने एक ऐसी जगह से डेटा उठाया है, आप एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे कुछ चीजों का जो स्पेसिफिकेशन है वो परसेंटेज में ज्यादा है। ठीक है, सो आपने वहां आइडेंटिफाई किया कि भाई 90% कैथोलिक है, और आप वहां पे कर रहे हैं स्ट्रेटा, इनका स्ट्रेटा बना रहे थे आप सारे ग्रुप्स का। तो अगर आपने 1000 लोगों का सैंपल लिया है तो 90% यानी कि 900 लोग उसके अंदर कैथोलिक होने ही चाहिए, क्योंकि दैट इज देयर प्रोपोर्शनेट थिंग इन दी सोसाइटी। ठीक है, अगर आपने 1000 लोगों में से मान लीजिए यहाँ पे 100 ही लोग लिए हैं कैथोलिक्स, और बाकी आपने बहुत ज्यादा लिए हैं, तो इसका मतलब आपने प्रोपोर्शनेटली चीज को नहीं आइडेंटिफाई किया। ठीक है, अगर मेरा कोई किसी चीज का डोमिनेंस है कहीं पर और मैंने उसको प्रोपोर्शनली नहीं उठाया है, तो इसका मतलब मेरा जो सैंपल है वो डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी में, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आइडेंटिफाई करो और प्रोपोर्शनेटली उठाओ, नहीं भी होता किसी में प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं एमबीए के बच्चों की, तो एमबीए के बच्चों से अगर मैंने सैंपल उठाया, बीबीए के बच्चों से मैंने सैंपल उठाया, तो उसमें कोई प्रोपोर्शन नहीं है, सब बराबर है, 60 सीट है, 60 सबकी बराबर है,
उसमें कोई प्रोपोर्शन नहीं है, सो दैट कैन बी फेयरली डिस्प्रोपोर्शनेट। लिखो ही मत, सिंपल स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जहां हम प्रोपोर्शनेट यूज करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी लास्ट में, जो मैंने अपनी स्टडी में किया है, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। इन टर्म्स को बस नोटिस करते जाना। उसमें मैंने प्रोपोर्शनेट किया है। वो कैसे किया है? क्योंकि मेरा जो सैंपल था, जो मेरा पॉपुलेशन था, सैम्पलिंग फ्रेम था, उनकी प्रोपोर्शन बनती थी। ठीक है, आई विल टेल यू कि उनका प्रोपोर्शन मैंने कैसे किया। ठीक है, सो अगर स्ट्रैटिफाइड में अगर आप प्रोपोर्शनेट कर रहे हो तो मेंशन प्रोपोर्शनेट, नहीं कर रहे हो तो डू नॉट मेंशन एनीथिंग। डिस्प्रोपोर्शनेट लिखने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद आता है गाइस आपका सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। मान लीजिए सैम्पलिंग एरर कम करने के लिए मैंने कहा कि थोड़ा सा कन्वीनियंट ही हो जाए। मतलब मान लीजिए मैंने कहा कि यार बैंक्स पे कुछ स्टडी करनी है। अब बैंक्स तो बहुत सारे हैं, एरिया वाइज बैंक्स करने हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ दिल्ली को डिवाइड कर लिया मैंने, और मैंने कहा इन बैंक्स पे मुझे स्टडी करनी है। कौन सा बैंक लूं अब? देयर आर एन नंबर ऑफ बैंक्स, यू कैन नॉट गो टू एवरी बैंक फॉर श्योर, फिजिबल ही नहीं है, टाइम नहीं है, इतना तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा एवरी केएथ आइटम को उठा लो। मैंने कहा पॉपुलेशन जो है बैंक्स मान लो 100 है, ठीक है, और मुझे चाहिए 10 बैंक। ठीक है, 100 बैंक है मेरे एरिया में, मुझे 10 का ही चाहिए, मुझे 10 को ही बनाना है सैंपल। ठीक है, तो मैंने केथ वैल्यू ली। मैंने क्या किया, 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना आया, 10। के की वैल्यू 10, यानी एवरी 10th बैंक आई विल पिक। मैंने एक लिस्ट बनाई और मैंने कहा इसमें से हर 10वां बैंक मेरा। सिमिलरली अगर आपका एन और छोटा है और ये आपको और कम चाहिए तो देन kth वैल्यू विल बी शिफ्टेड। दिस इज योर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। व्हेन यू चूज kth आइटम टू प्रोड्यूस अ सैंपल साइज जो भी आपका डिजायर्ड है फ्रॉम द पॉपुलेशन साइज ऑफ एन। ठीक है गाइज, एक बात और, जब भी हम ये बैंक्स की बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं होटल्स की या मान लो इंश्योरेंस कंपनीज की बात कर रहे हैं, एग्जांपल इसको देख लीजिएगा, इन सब की बात कर रहे हैं, तो हाउ डू वी थिंक दैट वी मस्ट गो अबाउट आइडेंटिफाइंग दीज थिंग्स। मैंने कहा बैंक से डेटा भरवाना है, कौन से बैंक होने चाहिए, कहां से आएगी लिस्ट? हमेशा जो भी सोर्स आप उठा रहे हो डेटा कलेक्शन के लिए, हमेशा जो भी चीज आपने आइडेंटिफाई की है वो ऑलवेज हैज टू बी always has to be backed by a credible source। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि जैसे हमने डेफिनेशन एक अच्छे रिलायबल सोर्स से उठाई, उसी को हम कंसिडर कर सकते हैं। मेरे पास रेगुलेटरी बॉडीज है इंडिया के अंदर बहुत सारी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज का डेटा, मुझे चाहिए यूनिवर्सिटीज आइडेंटिफाई करनी है, बच्चों पे कुछ काम करना है, उसकी मेरे पास कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है, यूजीसी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे काम है, ठीक है, या आइडेंटिफाइड करने इंस्टीट्यूशंस, आईसीएआई। सेबी फॉर रजिस्टर्ड कंपनीज पे कुछ काम करना है। एआईसीटी आपके सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई करता है, जैसे मैंने सेल्फ फाइनेंस वालों का एग्जांपल उठाया, तो एआईसीटी की लिस्ट उठाओ, उनमें से आइडेंटिफाई करो। सिमिलरली हमारे काम का है अगर आगे आईआरडीए, इंश्योरेंस कंपनीज उठानी है जो आईआरडीए से सैंक्शनड है, जो आईआरडीए की अप्रूवल है जिनके पास, वो उठाओ। टेलीकॉम कंपनीज उठानी है, ट्राई उठाओ। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको सेबी वो उठाना है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस उठाने हैं, उनकी हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज में लिस्ट होती हैं, वो उठाओ। ठीक है, सो ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू पिक अप आरबीआई, हमारे पास बैंक्स के लिए आरबीआई की लिस्ट उठाओ। सो वॉट एवर वर्क यू हैव टू डू, प्लीज जो उसका सोर्स है, ये नहीं कि मैंने बैंक उठाए, मैंने एक ऐसा बैंक उठा लिया रैंडम, मेरे पड़ोस में था, नया नया खुला था, और मैंने कहा कि चलो इसे भरवा लेते, अभी तक उसको आरबीआई की अप्रूवल नहीं मिली है, लेकिन मैं हम पहुंच गए उसके पास काम करवाने के लिए या डेटा भरवाने के लिए अपना, और हमने उसको लिस्ट में इंक्लूड कर लिया। किसी ने पूछा ये कौन सा बैंक है, ये वही था मेरे मोहल्ले में, तो अच्छा ये क्या वो था, अप्रूव्ड है किसी से? नहीं, ये बस मेरे से ही अप्रूव्ड है। नो, इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। इंडिया में क्रेडिबिलिटी है इन सब चीजों की। ठीक है, सिमिलरली आपके पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड एसोसिएशंस हैं, नास्कॉम है, एसोचैम है, फिक्की है, ये बोर्ड है आपके पास प्रॉपर गवर्नमेंट के। ठीक है, जो अप्रूव करते हैं इन सब चीजों को, इनके पास अपनी लिस्ट है बैंक्स की। आईटीएस कंपनीज आपको आइडेंटिफाई करनी है, बहुत बहुत झोल होता है आईटीएस में। कितनी सारी कंपनीज है गुड़गांव नोएडा के अंदर, छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, पता नहीं वो किसी से अप्रूव्ड है कि भी नहीं है, लेकिन हम उनके पास पहुंच गए डेटा भरवाने के लिए। नाउ दे डू नॉट क्वालिफाई फॉर आईटीएस, बट यस दे क्वालिफाई फॉर द स्टार्टअप्स। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हो तो भरवा लो, लेकिन अगर आप आईटीएस बड़ी कंपनी बोल के भरवा रहे हो, सो देन इट इज अ फ्रॉड।
फिर वो गलत हो गया सैंपल सिलेक्शन। सो हम क्या करते हैं, हम पहले इन सब चीजों की जिसका भी मुझे डेटा भरवाना है, बैंक्स का भरवाना है या ये इंश्योरेंस का भरवाना है, तो मैंने पहले इनकी रेगुलेटरी बॉडी पे जाके इनकी लिस्ट निकालते हैं। यूजुअली लिस्ट निकाल, अब लिस्ट में बहुत सारे बैंक्स होंगे, बहुत सारी कंपनीज होगी, हम क्या करेंगे, हम यूजुअली करते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। हर 10वीं कंपनी उठा ली, हर छठी कंपनी उठा ली लिस्ट में से, ठीक है, या रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, अभी मैं बताऊंगा कि रैंडम सिंपल वो कैसे करते हैं, स्ट्रैटिफाइड रैंडम कैसे करते हैं। स्ट्रेटा बना लिए, ठीक है, ये जो है ये वाली कंपनी है, ये 100 मिलियन कंपनी है, ये 1 मिलियन कंपनी है, 3 स्ट्रेटा बना लिए उनके, 10 कंपनी इसकी, 10 कंपनी उसकी, 10 कंपनी इसकी, उसमें से डेटा उठा लिया। सो वी डू इट दैट वेज। इट हैज टू बी वेरी वेरी टेक्निकल, यू जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। इसके बाद आती है गाइस आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग। ओके, क्लस्टर और स्ट्रेटा में बहुत फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है, देखते हैं। इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू अगेन नॉन ओवरलैपिंग एरियाज और क्लस्टर्स। हाउएवर इन कॉन्ट्रास्ट टू स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग वेयर स्ट्रेटा आर होमोजीनियस, क्लस्टर सैम्पलिंग अपने आप में भी हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। हमारा जो स्ट्रेटा था वो विद इन होमोजीनियस था, एक्सटर्नली हेट्रोजीनियस था, लेकिन ये जो होते हैं ये हमारे इंटरनली भी हेट्रोजीनियस होते हैं। कैसे? टाउन्स, एक बड़ी कंपनी, होम्स, अब इनके अंदर अंदर जो लोग हैं, जब जो बैकग्राउंड से वो वेरिड है, ठीक है, ये अपने अंदर में भी अलग है, ये अंदर भी सेम नहीं है। सो दीज आर दी नेचुरली अकरिंग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। क्लस्टर्स हम जनरली नेचुरली अकरिंग चीजों के लिए लेते हैं, सिटी, टाउन्स, या हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स उठानी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आईटी आईटीएस पे ही काम है। अब सबको पता है अगर आईटी कंपनी से डेटा भरवाना तो कहाँ जाएंगे, गुड़गांव या नोएडा, दिल्ली एनसीआर में, है ना। इंडिया की बात करें, बैंगलोर जाएंगे, छोटी सिलिकॉन वैली, ठीक है। अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का डेटा भरवाना है, कहाँ जाएंगे, मानेसर जाएंगे। ये क्लस्टर्स आइडेंटिफाइड है, ठीक है, जहां पे हमें पता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर का यहाँ पे पूरा हब है। भाई अगर होलसेल पे कोई काम करना है, होलसेल रिटेलर्स का कुछ पूछना है, तो दिल्ली में कहाँ जाएंगे, सदर बाजार। ये पूरा क्लस्टर है, ये ऑलरेडी मेड अप है, ठीक है। सो दीज आर नेचुरली अकरिंग थिंग्स, जो पूरे पूरे क्लस्टर्स हमारे बने होते हैं। सो हमने रैंडमली क्लस्टर उठाए, मान लीजिए होलसेल मार्केट 2-3 है हमारी, चांदनी चौक है, सदर बाजार है, और कोई 2-3 किसी को पता हो तो मुझे यही पता है। सो हमने वो आइडेंटिफाई किए, और विद इन दोस क्लस्टर्स मैंने इंडिविजुअल एलिमेंट्स अपने उठा के क्लस्टर में डाल लिए, रैंडमली चूज कर लिए, ठीक है। स्ट्रेटा में हम स्ट्रेटा पूरा पूरा आइडेंटिफाई करके उसमें से रैंडम उठाते हैं, जो कि विद इन होमोजीनियस है। क्लस्टर में हम क्या कर रहे हैं, क्लस्टर हमारे अंदर से भी हेट्रोजीनियस है, उनमें से भी हम रैंडमली पिक एंड चूज करते हैं, व्हाटएवर कम्स, ठीक है। देन वी इंक्लूड देम इनटू आवर सैंपल। ये एक एग्जांपल है, इसको पढ़ लो। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ओके, समटाइम्स हमारे क्लस्टर्स काफी बड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, 1 out of 1 वी पिक क्लस्टर्स, उसको हम बोलते हैं 2 स्टेज सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल यूएसए को हम क्लस्टर ऑफ सिटीज में डिवाइड कर सकते हैं। वी नो देयर आर सम नंबर ऑफ बिग सिटीज इन यूएस। उनको डिवाइड करने के बाद उनमें से हम और ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअल हाउसेस निकालते हैं फिर ब्लॉक्स में से। सो दिस इज 2 स्टेज। पहले हमने एक बड़ी चीज को ब्रेक किया सिटीज में, फिर हमने सिटीज को भी ब्रेक किया क्लस्टर ऑफ ब्लॉक्स में, और ब्लॉक्स में से फिर हमने निकाले इंडिविजुअल हाउसेस। सो दिस इज मल्टी स्टेज। ये 2 स्टेज सैम्पलिंग हमारी होगी क्लस्टर के अंदर। एडवांटेजेस है कुछ हमारे पास। फर्स्ट इज दे आर यूजुअली कन्वीनियंट टू ऑब्टेन, ज्योग्राफिकली डिवाइड करना आसान हो जाता है। कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग फ्रॉम एंटायर पॉपुलेशन इज रिड्यूस्ड, स्कोप बढ़ जाता, क्योंकि स्कोप ऑफ द स्टडी हमारा बहुत कम हो जाता है, बहुत बड़े से हम बिल्कुल छोटे पे आते हैं। सो टाइम एंड कॉस्ट अप्रोच, हम यूजुअली ज्योग्राफिकल रीजन चूज कर सकते हैं जो हमें कन्वीनियंट है, सॉरी, टू अप्रोच। इसके बाद आती है गाइस हमारी नॉन रैंडम सैम्पलिंग, या हम इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। फर्स्ट है हमारी कन्वीनियंस। आपने रिसर्चर ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल के एलिमेंट चूज कर लिए, ठीक है, एंड हु वर रेडिली अवेलेबल नियर बाय, और उसको पता था कि दे विल पार्टिसिपेट। फॉर एग्जांपल जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हम बोलते हैं बच्चों से भरवा लो, या आप लोग भी अपना कोई प्रपोजल लेके आते हो तो आप यही बोलते हैं कि इनसे ही भरवा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है सबका आपस में चल रहा है भाईचारा, वो भरेगा ये भरेगा। सो वी नो दे आर विलिंग टू पार्टिसिपेट, नथिंग इज रॉन्ग देयर, नथिंग इज रॉन्ग देयर।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप गए, आपने फेसबुक यूजर से डेटा भरवा लिया जो आपका फेसबुक वाला था, नेट बैंकिंग ने नेट बैंकिंग से भरवा लिया। काफी बच्चों ने रिटेलर्स पे काम किया है, तो रिटेलर्स में कहाँ से भरवाएं? ये पड़ोस की मार्केट चले गए कहीं आसपास रोहिणी में, उनसे भरवा लिया, या अपने एरिया के आसपास से भरवा लिया। अनऑर्गेनाइज रिटेल भरवाना है, ठीक है। सो कन्वीनियंस, जब रिसर्चर ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी से भी डेटा भरवाया या इंटरव्यू करवाया, अगर क्वालिटेटिव किया है तो। मॉल में था, मॉल में किसी भी कन्वीनियंस से आपको लगा कि आप आपको मिलते होंगे काफी लोग, जैसे अगर आप कहीं गए हैं मॉल में, फूड कोर्ट में बैठे हैं, तो आते हैं ना वो डेट भरवाने के लिए कुछ आपसे पर्ची सी कि ये प्लीज आप भर दो। तो यूजुअली कैसे जजमेंट करता है बंदा भरने के लिए? अगर कोई उसको देख के प्यार से बात कर रहा है, स्माइल कर रहा है, तो उसको लगता है कि चलो ठीक है, अप्रोचेबल है ना, आप जाके उससे बात कर सकते हो। कोई आप किसी को रूड लुक दोगे, या कोई आपको रूड लुक दे रहा है, तो आप नहीं जाओगे उसके पास, आपको लगेगा नहीं, छोड़ो। किसी फ्रेंडली बंदे के पास जाके भरवाना अप्रोचेबल है, इजी है। सो दैट इज कन्वीनियंट टू द रिसर्चर। सो दिस इज कन्वीनियंस। इट हैज मल्टीपल फैक्टर्स, जिस भी फैक्टर्स के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। स्पेलिंग मिस्टेक। इसके बाद आता है गाइस आपका जजमेंट। जो रिसर्चर है वो अपनी जजमेंट के हिसाब से किसी को चूज करता है अपना सैंपल में इंक्लूड करने के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे लगा कि फेसबुक यूजर्स हैं मेरे घर में, चलो मैंने को सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम करना है, मैं कहा मेरे घर में है, टीनेज भी हैं, बच्चों के भी हैं अकाउंट्स, बड़ों के भी हैं, लेकिन मुझे भरवाना है सोशल मीडिया मार्केटिंग ब्रांड अवेयरनेस पे। तो मैंने कहा कि सबसे तो नहीं भरवा सकते, जो बंदा ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करता है या जो बात इस बारे में ज्यादा करता है, आई विल अप्रोच उसको। मैंने 2-4 नाम अपनी फैमिली में से निकाले, मैंने उसी को अप्रोच किया, मैंने बाकियों से नहीं भरवाया। ठीक है, ये मेरी अपनी जजमेंट है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, माय ऑब्जर्वेशन। मैंने कुछ ऑब्जर्व किया, मैंने उसके हिसाब से फिर लोगों को अप्रोच किया। सो जजमेंट सैम्पलिंग बोलते हैं इसको। जब आपने अपने हिसाब से, अपनी एक्सपीरियंस बेसिस के हिसाब से आपने जाके लोगों को अप्रोच किया फॉर फिलिंग देयर डेटा। एक प्रॉब्लम है, ये जो हमारी कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है, इसको लोग रैंडम बोलते हैं। ऊपर लिखते हैं रैंडम सैम्पलिंग, मैंने ऊपर लिखते हैं कि आई चोज probability sampling for collecting my data and I chose convenience sampling। पहले रैंडम लिख के लाते हैं, फिर उन्हें बोलना पड़ता है कि ये रैंडम नहीं है, क्योंकि रैंडम का मतलब तुम्हारा अलग है। रैंडम तुम्हें लगता है रैंडमली किसी को भी बांट दिया, दैट इज कन्वीनियंस। ठीक है, और कन्वीनियंस नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वाले मेथड्स हैं उनमें हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, उसमें हमें एक टेक्निक चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, जो हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी वाली चीजें हैं उसमें हमें कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, उसमें हमें सिर्फ जजमेंट चाहिए। ठीक है, उसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा, वो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। प्रोबेबिलिटी वालों में ज्यादातर भी गो टेक्निकली। सो टेक्निकली या तो हमें सॉफ्टवेयर यूज करके रैंडम जनरेशन करनी पड़ती है, या फिर फॉर्मूला वाइज करनी पड़ती है, जैसे हमने सिस्टमैटिक में किया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अलग है, नॉन प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अलग, इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है। क्या है ये? स्ट्रेटा है अलग अलग, दो दो। ठीक है, इसकी अलग बात कर रहे हैं, उसकी अलग बात कर रहे हैं। कन्वीनियंस को रैंडम नहीं बोलेंगे आप, और कन्वीनियंस प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं है, कन्वीनियंस नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। इसके बाद आती है गाइस आपकी कोटा सैम्पलिंग, सिमिलर टू स्ट्रैटिफाइड। जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल काफी वो आता है कि अगर मान लीजिए मुंबई में आप, और आपको पारसीज पे कोई स्टडी करनी है। नाउ वी नो पारसीज जो है वो एक छोटा सा स्ट्रेटा है। ठीक है, देयर पॉपुलेशन इज क्वाइट लिमिटेड एंड मुंबई में सबसे ज्यादा है। सो आपने सोचा कि आपने पूरी लोकेलिटी को डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड। ठीक है, और आपने एक पूरा कोटा आइडेंटिफाई किया जो पारसीज का है। आपने उस कोटा में आप डायरेक्टली गए और आपने उसी कोटा को अप्रोच किया। ठीक है, सो समवट सिमिलर टू स्ट्रैटिफाइड, बट देन बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस यू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द कोटा। ठीक है, कुछ फिल्टर क्वेश्चंस, रिस्पोंडेंट्स की सब क्लास बात करके, अगर आपको नहीं ठीक लगा आप टर्मिनेट भी कर सकते हैं इंटरव्यू, कोई मजबूरी नहीं है फिर उसे डेटा भरवाने की, आप फिर किसी और को अप्रोच करो, फिर जो उसके पास में उसको अप्रोच करो। सो इट इज अ नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज करके लोगों के नाम लिख के एवरी 10th एवरी 6th को अप्रोच नहीं किया, आप सभी को अप्रोच कर रहे हैं। पर आपने कोटा आइडेंटिफाई कर लिया, आपने स्टेटा बनाया पहले शुरू में, कोटा बनाए, और फिर आपने इस पूरे कोटा को ही अप्रोच किया। ठीक है, यूजफुल इफ नो फ्रेम इज अवेलेबल फॉर द पॉपुलेशन। लोगों की लिस्ट कोई आपके पास आइडेंटिफाइड नहीं है, they want to stratify for example population into owners of different types of cars but fails to identify any list of Toyota।
सो कोटा में आपने इंटरव्यू करने शुरू किए जब तक आपको टोयोटा वाले लोग नहीं मिल गए, जब तक आपका कोटा आपके पास अचीव नहीं हो गया। इसके बाद आती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, रेफरल प्रोसेस होता है। स्नोबॉल जैसे आप बनाते हैं, अगर आप गए हैं कहीं रोहतांग वोतांग, तो इफ यू हैव मेड दोज स्नोबॉल्स, सिमिलर कॉन्सेप्ट। छोटा सा बॉल बनाया, थोड़ी सी और बर्फ ली उसके ऊपर लगाई, थोड़ी सी और बर्फ ली उसके ऊपर लगाई, सो लेयर बाय लेयर आप एक बड़ा सा गोला बनाते हैं खेलने के लिए। ठीक है, सिमिलरली स्नोबॉल सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, मुझे लगा कि एक फैमिली है जिनका इंश्योरेंस, मुझे ऐसे वाले लोग अप्रोच करने थे जिनका इंश्योरेंस में ग्रीवेंस चल रहा है, ग्रीवेंस हैंडलिंग देखनी है मुझे एक पर्टिकुलर कंपनी की। तो मैंने कहा चलो एक सर्वे करवाते हैं लोगों से कि इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनकी ग्रीवेंस हैंडलिंग में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ये लोग एड्रेस नहीं कर रहे। मैंने क्वेश्चंस बनाए, एक फैमिली के पास पहुंच गए हम, मुझे पता थी वो फैमिली, ठीक है, मेरा एक ऑन पर्पस स्टडी है। मैंने उस फैमिली को अप्रोच किया, मैंने कहा भाई तुम बताओ क्या क्या फैक्टर्स हैं। उन्होंने मुझे कहा कि एक और फैमिली है, जब हम कोर्ट में गए थे तो हम उनसे मिले थे, वहां पे रहते हैं वो लोग, उनका भी यही सेम प्रॉब्लम था। आप वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा एक और फैमिली है, दो और फैमिलीज को हम जानते हैं जिनका सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी यही इसी बारे में दे आर ट्राइंग टू सीक हेल्प। आप फिर उन दो फैमिलीज के पास गए। सो दिस इज स्नोबॉल सैम्पलिंग, जब एक चीज को आप रेफर करते हैं एंड देन यू गेट रेफरेंसेस टू अदर प्लेसेस। ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू क्रिएट योर सैंपल। इसके बाद आती है सैम्पलिंग एरर। सबसे बड़ा तो वही, जब सैंपल आपका रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है पॉपुलेशन का, बेस कहीं और है, बिल्डिंग कहीं और बन रही है, तो इट विल नॉट बी यूजफुल टू यू। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू सिलेक्ट एलिमेंट्स फॉर सैंपल। सैम्पलिंग एरर अकर्स बाय चांस। रैंडम में सैम्पलिंग एरर जो होता है वो चांस से का होता है, नॉन रैंडम में रिस्पोंडेंट का प्रॉब्लम होता है, सॉरी रिसर्चर का प्रॉब्लम होता है। जैसे नॉन सैम्पलिंग एरर्स होंगे, आपने डेटा मिस कर दिया बीच में भरना, अपलोड मतलब जब आप उसको टाइप कर रहे थे एक्सेल में आपने ठीक से नहीं रिकॉर्ड किया, इनपुट प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम कर दी, डेटा टाइप गलत डाल दिया, एनालिसिस एरर गलत किए। फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी कुछ टेस्ट पढ़ लिए हैं तो आपको पता लग गया वो कौन से वेरिएबल पे कौन सा टेस्ट लगता है, कैटेगोरिकल डेटा पे आप मैट्रिक वाले टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, सो यू हैव डन दिस काइंड ऑफ ब्लंडर्स। अदर नॉन सैम्पलिंग एरर्स हो गए, अनक्लियर डेफिनेशंस थी, जो आपने अपने आइटम्स बनाए क्वेश्चनर के, वो आपने किसी से वेट नहीं करवाए, वो आपने किसी से नहीं दिखाए, किसी एक्सपर्ट को नहीं दिखाए, और उसके अंदर कुछ ऐसी एम्बिगियस स्टेटमेंट्स थी जो रिसर्चर को नहीं समझ आई, और उसने उसके हिसाब से कुछ भी उसमें 1 2 3 भर दिया, और आपने आके वही रिकॉर्ड कर लिया, ना उसने आपसे पूछा और ना ही आपको एम्बिग्यूटी पता चली। इसके लिए हम जो सबसे पहले क्वेश्चनर बनाते हैं उसको हम किसी एक्सपर्ट से थ्रू करवाते हैं। ठीक है, हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट लेते हैं, हम उसको बोलते हैं एक बार आप इस क्वेश्चन को भर के देखो, या हम एक छोटा सा पायलट करते हैं कि एक बार इस क्वेश्चन को भर के देखा जाए कि इसका जो मैं बोलना चाह रहे हैं वही डिलीवर हो रहा है, इसका मतलब कि कुछ और डिलीवर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ वर्ड्स हैं जिनका मतलब कुछ भी निकल सकता है, चीप, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि द फर्नीचर ऑफ द इंस्टीट्यूट इज चीप, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी पे था कोई क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, मैंने लिख दिया कि डू यू थिंक, आई थिंक द फर्नीचर ऑफ द इंस्टीट्यूट इज चीप। अब चीप हैज डिफरेंट मीनिंग्स, cheap has a low quality meaning also and cheap has an inexpensive meaning also। आपने लो क्वालिटी सोच के भर दिया, रिसर्चर इनएक्सपेंसिव कह रहा था। ठीक है, सिमिलरली अलग अलग तरीकों के सेंटेंसेस हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब बच्चे डबल नेगेटिव एक ही स्टेटमेंट में डालते हैं। ठीक है, आई डू नॉट थिंक द प्रैक्टिसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट आर अनएथिकल। अब इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए सामने वाले को 1 मिनट लगती है। ठीक है, आपके पास भी जब एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज में, या अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं, सो योर माइंड हैज टू प्रोसेस दिस स्टेटमेंट, आई डू नॉट थिंक दैट द पॉलिसीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन आर अनएथिकल। मेक सिंपल स्टेटमेंट्स, आई थिंक द पॉलिसीज आर एथिकल, yes or no, strongly agree to strongly disagree। ठीक है, डू नॉट मेक जबरदस्ती की कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स। सिमिलरली कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब क्वेश्चन बनाते हैं तो दो चीजें एक ही क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि आई थिंक द पॉलिसीज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर ट्रस्टवर्दी एंड कंपैटिबल। अब रिसर्चर, अब रिस्पोंडेंट कह रहा है ट्रस्टवर्दी तो है, कंपैटिबल तो नहीं है, या एक चीज नहीं है। अब वो कैसे भरे उसको एक ही स्टेटमेंट में, स्ट्रांगली डिसएग्री में। सो इनकी दो स्टेटमेंट्स बनेंगी, ट्रस्टवर्दी की अलग बनेगी, कंपैटिबल की अलग बनेगी। डबल बैरल्ड क्वेश्चंस बोलते हैं इनको। ठीक है, ऐसे वाले एरर्स किए हैं आपने क्वेश्चंस पूछने में, सो ऑब्वियसली उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी गलत ही मिलेगा। रिस्पॉन्स एरर्स आर आल्सो नॉन सैम्पलिंग एरर्स व्हेन पीपल डोंट नो हाउ टू से, व्हाट टू से। तो वर्चुअली नॉन सैम्पलिंग एरर्स के लिए कोई स्टैटिस्टिकल मेथड नहीं है।
ह्यूमन मिस्टेक्स के लिए कोई सैम्पलिंग, कोई सॉफ्टवेयर आपको नहीं बताएगा कि ये गलत है, ठीक है। रिसर्चर को कुछ चीजें अपने एंड पे एक्सपर्ट्स के थ्रू अपने आप बार बार पायलट करके उसको आइडेंटिफाई करके तब उसको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, चेंजेस डालने पड़ते हैं, ठीक है। ये कुछ स्टडीज है गाइस प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। ये हमारे कुछ ऑथर्स हैं जिन्होंने कहा है कि कहाँ पे कौन सी स्टडी करना ठीक रहता है। यूजुअली दीज आर द जस्टिफिकेशंस ऑफ व्हाई नॉन प्रोबेबिलिटी कैन बी यूज्ड ओवर प्रोबेबिलिटी। जब आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग लिख के लाते हैं प्रोजेक्ट में तो आप ये वाली जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि इस वाले ऑथर ने कहा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है वो फील्ड वर्क रिसर्च में बेटर होती है। स्टडीज विद ह्यूमंस होते हैं, दे आर सब्जेक्ट आर लेस टू इन्वॉल्व रैंडम सैंपल्स, तो इसलिए नॉन प्रोबेबिलिटी ठीक रहती है। सो ये एक दो स्लाइड है जिनमें जस्टिफिकेशन है आपके पास बाय ऑथर्स, ठीक है। तो आप इनको भी लिख सकते हो अपनी आरएम लिखते हुए कि क्यों नॉन प्रोबेबिलिटी हमारी ठीक रहती है या आपने क्यों यूज की। इफ यू वांट टू टेक अ 5 मिनट्स का ब्रेक, 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर एक्सेल स्टार्ट करते हैं। हाउ टू रैंडमाइज दीज थिंग्स। पीपीटी इज थ्रू, थ्योरी इज क्लियर। एक बार इसको एक्सेल में करके देखते हैं हाउ टू जनरेट रैंडम नंबर्स। 5 मिनट में ज्वाइन करते हैं दोबारा।
हाँ जी, चलिए स्टार्ट करें। ठीक है। गाइस, एक्सेल में हमारे पास अलग अलग चीजें हैं। एक है हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं हम। ठीक है, वो भी हम देखते हैं। अच्छा, हमने उस दिन डाउनलोड किया था एडिन एक डेटा एनालिसिस वाला। एम आई ऑडिबल? ठीक है, मेरा माइक्रोफोन। Yeah, ma'am, Yes, audible. you are audible. Yes. Yes, ma'am. Khushbu ma'am, you are not audible at all. अब आ रही है आवाज? Yes, ma'am, नाउ अब आ रही ऑडिबल? है. Yeah, Yes, ma'am, ma'am. audible ये now. ऑफ कैसे हो गया? कहाँ से नहीं सुना तुमने?
आपने जो अभी एक्सेल पे करवाया हमें कुछ नहीं पता लगा। कुछ भी नहीं हमें पता लगा तुम भी तो जरा देख रहे हो तो बोल रहे थे यार। हमें लगा आप ऐसे कुछ कर रहे होगे। अच्छा ठीक है, दोबारा बताते हैं। इंटरवल और रेशियो डेटा का फर्क पता है हमें? इंटरवल डेटा क्या होता है, रेशियो डेटा क्या होता है? बीच में बोलते रहो तो मुझे पता लगेगा चल रहा है। आई एम नॉट चेकिंग बार बार स्क्रीन को उधर। इंटरवल डेटा होता है गाइस जिसमें जीरो नहीं होता। ओके। रेशियो डेटा होता है जिसमें जीरो होता है। ऑडिबल? यस मैम। हाँ ओके। बेसिकली जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ फिनोमिनन। ठीक है, कि किसी कोई फिनोमिनन एब्सेंट है, उसको हम जीरो डिफाइन करते हैं। अब अगर हम बात करें रेशो में, तो मान लो अगर मैं इसकी जगह जीरो लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है। स्क्वायर फीट है ही नहीं, यानी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जीरो प्रॉपर्टी, नो प्रॉपर्टी। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंटरवल डेटा की, इंटरवल में मैंने कहा कि वेदर, वेदर जो होता है वो हमारा इंटरवल डेटा होता है। तो वेदर कैन नेवर बी जीरो, एब्सेंस ऑफ फिनोमिनन नहीं होता, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा वेदर में। ठीक है। सिमिलरली जो हमारा लाइकर्ट स्केल होता है, इंटरवल स्केल होता है, उसमें हमारा जो परसेप्शन है, इंसान का परसेप्शन किसी भी चीज के बारे में कुछ तो जरूर होगा, जीरो नहीं हो सकता। इसलिए हमारा वो जो स्केल है वो 1 to 5 है, जीरो नहीं है उसमें, इसलिए वो इंटरवल स्केल है। क्योंकि उसमें हम एब्सेंस ऑफ फिनोमिनन की बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि किसी भी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी के बारे में एक किसी भी XYZ बच्चे का परसेप्शन कुछ भी नहीं था, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ तो परसेप्शन उसका जरूर होगा, नेगेटिव पॉजिटिव बट वट एवर, बट देयर हैज टू बी समथिंग। ठीक है। सो इंटरवल में जीरो नहीं होता कभी भी, एब्सेंस ऑफ फिनोमिनन नहीं होती है। रेशो स्केल में जीरो हो सकता है, रेशो में जीरो हो सकता है। रेशो होते हैं हमारे फाइनेंशियल नंबर्स, हमारे शेयर प्राइसेस। ठीक है। प्रॉपर्टी के जैसे यहाँ पे स्क्वायर फीट प्राइसेस हैं, ये हमारा रेशो डेटा है, इसमें जीरो हो सकता है। आप मान लीजिए मुझे ये प्रॉपर्टी है हमारी स्क्वायर फीट, 10 प्रॉपर्टी है, इन 10 में से मुझे 5 प्रॉपर्टी चाहिए जिन पे मैं अपना काम कर सकूं। सिमिलरली मेरे पास फाइनेंशियल नंबर्स का मैट्रिक्स है, 100 नंबर का मैट्रिक्स है मेरे पास, और मैंने कहा 100 में से मुझे 50 नंबर चाहिए जिसपे मैं अपना फाइनेंशियल एनालिसिस रन कर सकूं। ठीक है। अब वो 50 अगर मैं खुद आइडेंटिफाई करूं तो उसमें एरर आ जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई पैटर्न रख के तो मैं आइडेंटिफाई करूंगी। तो मैंने कहा मुझे सिस्टम से जनरेट करने हैं वो रैंडम नंबर्स, अपने हिसाब से सिस्टम कुछ भी बता दे। ठीक है। तो मैंने कहा कि हमारे पास ये डेटा एनालिसिस टूल पैक है, इसमें हमारे पास है गाइस सैम्पलिंग। ठीक है। मैंने सैम्पलिंग पे क्लिक किया, इनपुट रेंज को डिफाइन किया। मैंने कहा ये प्राइस पे कुछ करना है मेरे को, प्राइस की इनपुट रेंज दिया। ये लेबल्स है यहाँ पे। लेबल, अगर आपने लेबल ऊपर सिलेक्ट किया है तो आप इसको चेक करेंगे, इस पे चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे। अगर नहीं किया है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लेबल को सिलेक्ट नहीं किया है, प्राइस को सिलेक्ट नहीं किया है, तो मैं इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करूंगी। ठीक है। अगर मैंने यहाँ नहीं सिलेक्ट किया और मैं यहाँ क्लिक कर दूं, तो ये बाय डिफॉल्ट पहली रो को लेबल ले लेगा, इसको लगेगा पहली रो में लेबल है, ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट रो को लेबल लेता है। ठीक है। मैंने नहीं किया उसको सिलेक्ट, तो मैं उसको नहीं लूंगी। रैंडम नंबर मुझे चाहिए, 5 सैंपल जनरेट कर दो, कोई भी 5 नंबर मेरे को दे दो, और आउटपुट रेंज है मेरी, यहाँ पे मुझे आउटपुट प्रोवाइड कर दो आप। ठीक है। मैंने कहा ओके, और 5 नंबर मेरे पास आ गए। ठीक है। ये 5 वैल्यूज मेरे पास आ गई। सिमिलरली आपके पास 100 का डेटा है, 50 वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, आप जिन पे अपना एनालिसिस आराम से फिर रन कर सकते हो। ओके। इसके बाद गाइस हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं रैंडम नंबर के लिए। रैंडम नंबर का डेटा मैट्रिक्स भी आप जनरेट कर सकते हो। मेरे को कुछ डेटा प्रोड्यूस करना है, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में, तो मेरे पास दो फंक्शंस हैं, एक रैंड एंड एक रैंड बिटवीन। आप रैंड टाइप करेंगे, आपके पास दोनों फंक्शंस लिखे हुए जाएंगे। पहले इसको देखते हैं।
ओके, रैंड बिटवीन देखते हैं पहले। ओके, रैंड और रैंड बिटवीन में एक तो फर्क ये होता है, रैंड बिटवीन जो होता है वो दो नंबर्स के बीच के वैल्यूज को आपको टॉगल करके आपको एक मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है नंबर्स का। मान लीजिए कभी कभी मैं हम जैसे अगर आपको एक्सेल में कुछ बनवाते हैं तो हम आपको बोलते हैं कि एक 10 नंबर का डेटाबेस बनाओ, 10 लोगों का डेटाबेस बनाओ, 20 लोगों का डेटाबेस बनाओ, कुछ उनके नंबर्स लिखो जिसके ऊपर फिर हम बाद में ऑपरेशंस लगा के देखेंगे, ठीक है, कुछ एनालिसिस करके देखेंगे, लेकिन एक डेटाबेस पहले बनाओ। तो हम क्या करते हैं, हम पहले रिस्पोंडेंट लिख लिए, अपने नाम लिख लिए यहाँ पे, और हमने ऊपर अपना सब्जेक्ट्स लिख लिए, राइट। फिर हम इनमें अपने आप या तो अपने आप टाइप करते हैं सोच सोच के, ठीक है, या फिर हमारे पास एक फंक्शन है रन बिटवीन। तो ये आपको बोलेगा, देखो इसका फंक्शन है, ये आपको बोलेगा एक बॉटम नंबर चूज करना है, एक टॉप नंबर चूज करना है, मतलब किसके बीच में से लेके कहां तक की वैल्यूज आपको चाहिए। 10 से किसी के नंबर कम ना हो, 100 से ऊपर किसी के नहीं हो, ठीक है। मैंने इसको एंटर किया, ये मेरे पास नंबर्स का मैट्रिक्स आ गया। ये इसने हमने रैंडमली चूज किए हैं नंबर। आप देख लोगे 10 से कम किसी की वैल्यू नहीं होगी, 100 से ज्यादा किसी की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। एक ही प्रॉब्लम है इसके साथ, अगर आप इस पे कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये नंबर चेंज हो जाते हैं। मैं अगर इस पे स्पेशली F9 अगर बार बार प्रेस करूं तो ये नंबर चेंज होते रहेंगे। इसलिए इसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन लगाओगे ना तो ये नंबर चेंज होता रहेगा। फिलहाल ये F9 से चेंज हो रहा है, अगर आप टोटल करने की कोशिश करोगे, परसेंटेज करोगे, तो ये अपने आप चेंज होता रहेगा। इसका क्या ट्रीटमेंट है, आपने इसको सिलेक्ट किया, Paste special. यस, कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यूज, Only values. चेंज नहीं हो, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए वी कैन डू दिस। वैसे भी अगर आपने किसी भी चीज में ऑपरेशन लगाया, अगर आपने इफ एल्स का फॉर्मूला लगाया किसी कॉलम पे कोडिंग करने के लिए, और अगर आप पहला वाला जो उसका रेफरेंस वाला कॉलम है उसको उड़ा देंगे तो वो आपको वैल्यूज गलत देगा, क्योंकि उसका रेफरेंस बेस चला जाता है। तो उस केस में भी हम हमेशा पेस्ट स्पेशल करके वैल्यूज को पेस्ट करते हैं, ठीक है। इट पेस्ट योर ओनली वैल्यूज एंड इट एलिमिनेट्स द फॉर्मूला। सो आपकी वैल्यूज आपके साथ रह जाती हैं एंड यू कैन कॉपी पेस्ट योर होल वैल्यूज, ठीक है। इसके अलावा गाइस हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें आप रिस्पोंडेंट्स को भी रैंडमली चूज कर सकते हो। आधा घंटा है हमारे पास, जो मैंने अपनी थीसिस में अपने काम में रैंडमली सैम्पलिंग की है। ओके, ओके। मेरी स्टडी थी गाइस, मुझे फैकल्टी चूज करने थे, मुझे टीचर्स चूज करने थे, जो पढ़ा रहे हैं मैनेजमेंट। आप ऊपर देखेंगे हेडिंग में लिखा है जो पढ़ा रहे हैं मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्सेज 3 तरह की यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। ये 3 तरह की यूनिवर्सिटीज हैं जो आइडेंटिफाइड हैं बाय यूजीसी। तो दिल्ली एनसीआर के अंदर मैंने ये 3 यूनिवर्सिटीज चूज की, जिनके हर यूनिवर्सिटी के 2 डिपार्टमेंट्स चूज किए, मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिनकी रेगुलर फैकल्टी को मुझे टैप करना था फॉर डेटा कलेक्शन, ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है तो सबसे पहले मैंने ऑथेंटिक जो उनका सोर्स है जहां से वो ऑथोराइज्ड है, यानी हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी की हमने लिस्ट उठाई लेटेस्ट वाली, और उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि दिल्ली एनसीआर की डेफिनेशन के हिसाब से, दिल्ली एनसीआर की डेफिनेशन थी ना हमारी, इन रीजन्स में यूजीसी की लिस्ट के हिसाब से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज फॉल करती हैं, ठीक है।
वो एक लिस्ट निकल के आई। 2014 की स्टडी है, तो 2014 के बाद अपडेट हो गई लिस्ट। 2014 वाली लिस्ट को मैंने कंसिडर किया था, तो उसके हिसाब से मेरे पास कितनी यूनिवर्सिटीज निकल के आई। अच्छा, सबसे पहले मैंने यूजीसी की लिस्ट उठाई, ये एरियाज को आइडेंटिफाई किया और उन एरियाज में से देखा जो यूनिवर्सिटीज के नाम है, कितनी यूनिवर्सिटीज मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑफर करती हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो नहीं भी करती हैं। फॉर एग्जांपल कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो उसमें मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट नहीं होता है ना। जेएनयू है दिल्ली के अंदर, लेकिन उसमें मैनेजमेंट नहीं है। तो सिमिलरली हमारी टेरी है, जिसमें हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज होती हैं, उनमें नहीं है। ठीक है, तो ऐसी वाली यूनिवर्सिटीज को मैंने एलिमिनेट किया। मैंने सिर्फ वही यूनिवर्सिटीज कंसिडर की जिनमें मैनेजमेंट और सीएससी दोनों प्रोग्राम्स थे। ठीक है, यूजीसी के हिसाब से दिल्ली एनसीआर के अंदर गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड कैटेगरी में। फाइनली मेरे पास रिफाइन होकर निकल के आई ऐसी यूनिवर्सिटीज थी, 12 गवर्नमेंट थी, 20 प्राइवेट और 5 डीम्ड यूनिवर्सिटीज थी। ठीक है, ये मेरे पास तीन चीजें, तीन मेरे स्ट्रेटा निकल के आ गए, गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड, इतनी तीन के अंदर यूनिवर्सिटीज थी। मैंने कहा चलो मेरी यूनिवर्सिटीज आइडेंटिफाई हो गई हैं, अब मुझे अपना पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पॉपुलेशन में मैंने कहा कि मैंने हर एक यूनिवर्सिटी यानी कि 12 गवर्नमेंट, 20 प्राइवेट, 5 डीम्ड यूनिवर्सिटीज, हर एक यूनिवर्सिटी की मैंने वेबसाइट खोली। मैंने टीचर्स के नाम निकाले, 2 डिपार्टमेंट्स के, मैनेजमेंट के और सीएससी के, और उनके पास उनकी अपने पास एक लिस्ट बना ली। ठीक है, लिस्ट बनाने के बाद मैंने उन्हें काउंट किया। मैंने कहा भाई 3 कैटेगरीज होती हैं टीचर्स की, प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। ठीक है, सो 12 गवर्नमेंट के अंदर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कितने थे, 55 प्रोफेसर थे मैनेजमेंट में, 42 थे इंजीनियरिंग में। ये सारी 12 की बात हो रही है, ये 12, 20, 5 ओवरऑल की बात कर रही हूँ मैं, सिंगल सिंगल नहीं। सिमिलरली एसोसिएट इतने थे, असिस्टेंट प्रोफेसर इतने थे। ये मेरा पूरा मैट्रिक्स बन गया, इससे बोलते हैं क्रॉस टैबुलेशन। ठीक है, क्रॉस क्यों, रो अलग कॉलम्स अलग डिफाइंड है। ठीक है, दिस क्रॉस इज डिफाइनिंग दिस सेल। ठीक है, सो प्रोफेसर मैनेजमेंट के कितने प्रोफेसर हैं, 55। इंजीनियरिंग में कितने प्रोफेसर है गवर्नमेंट के अंदर, 42। प्राइवेट में कितने हैं, सिमिलरली। ये आ गया मेरा एक टोटल, ग्रैंड टोटल नंबर 1536। पॉपुलेशन मेरा है 1536। कौन है ये 1536? वो रेगुलर फैकल्टी जो पढ़ा रही है इन 2 कोर्सेज को इन 3 यूनिवर्सिटीज के अंदर, दिल्ली और एनसीआर में। ठीक है, मेरा पॉपुलेशन डिफाइन हो गया, मेरे पास लोग आ गए। अब मैंने इनकी निकाली लिस्ट, सैम्पलिंग फ्रेम आ गया। सैम्पलिंग फ्रेम में मैंने कहा कि भाई पहले मुझे पायलट करना है, पहले कम डेटा पे करना है। फेज 1 फेज 2 में स्टडी की है मैंने। फेज 1 किया मैंने 200 लोगों के ऊपर। ठीक है, 200 लोगों मैंने कैसे आइडेंटिफाई किए गाइस, आपकी एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक और टेक्निक है जो उसके अंदर लिखी नहीं हुई थी, आई विल इंक्लूड दिस, फिश बॉल सैम्पलिंग। फिश बॉल में क्या होता है, मान लो मेरे पास गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं बहुत सारी। ठीक है, मैंने 3 बाउल्स बनाए, 3 कटोरे बनाए, 3 यूनिवर्सिटी से 3 कटोरे बनाए, और मैंने उनमें पर्चियां डाल दी यूनिवर्सिटीज के नाम लिख के। 12 ऊपर गवर्नमेंट डाल दी, 20 प्राइवेट बीच वाले में डाल दी, तीसरे में डाल दी 5 डीम्ड। 5 डीम्ड में वैसे ज्यादा चॉइस नहीं है, तो पांचों की पांचों ही लेनी थी। फिर हम गए एक एक्सपर्ट के पास, हमने कहा भाई इनमें से आप चूज करो 5-5, क्योंकि 5 डीम्ड है तो आप 5-5 चूज कर दो। तो उसने 5 गवर्नमेंट निकाले शफल करके, 5 प्राइवेट निकाले शफल करके, और उसने कहा ये रही आपकी यूनिवर्सिटी, इनको जाके टैप कर लो। फिर आप गए उन यूनिवर्सिटीज के पास, आपने वहां से रैंडमली डेटा भरवाया चूज करके, और आपने 200 लोग सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, 200 का सैंपल हमारे पास कहाँ है, ये रहा। ठीक है, आपने इन लोगों से डेटा भरवाया। ये आपको ये कैटेगराइजेशन बार बार करनी पड़ती है कि आपने कितने कितने लेवल पे जाके डेटा भरवाया। सिमिलरली अगर आप बात कर रहे हो कंपनीज की, कंपनीज में यहाँ आ जाती हैं, अगर सिर्फ गवर्नमेंट प्राइवेट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट प्राइवेट, अदरवाइज एक ही भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ गवर्नमेंट, तो यहाँ लोअर लेवल, मिडिल लेवल, सीनियर लेवल। You have to divide your data, you have to divide your sampling units according to the levels, designations, proportionately कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, वहां पे कोई प्रोपोर्शनेट नंबर डिफाइंड नहीं है, एकेडमिक्स में नंबर होता है गाइस। एकेडमिक्स में नंबर क्या है, एक प्रोफेसर पे 2 एसोसिएट एंड 6 असिस्टेंट होने चाहिए। 1:2:6 का रेशियो होता है एकेडमिक्स में। ओके, कौन सी सैम्पलिंग कर रहे हैं हम, फिश बोल।
फिश बॉल से मैंने 200 लोग निकाल लिए। ये हमारा रेशियो है जो हमें फॉलो करना होता है एकेडमिक्स में। अगर एक प्रोफेसर आपके पास है, उसके ऊपर आपके पास 2 एसोसिएट होने चाहिए और 6 असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए। दिस इज एकेडमिक रेशियो डिफाइंड बाय एआईसीटी। ठीक है। अब मैंने इसके हिसाब से ये तो मैंने फिश बॉल से किया, 200 लोग मैंने पायलट के लिए उठाए, तो मैंने कहा कि ठीक है, इनसे भरवा के मैंने देख लिया अपना क्वेश्चन, ये फिर रन किया, कुछ फैक्टर्स निकल के आए मेरे पास एंगेजमेंट के, एंड फिर मैंने कहा अब इनको कंफर्म करना है। ठीक है। मैंने एक डिजाइन बनाया, मैंने कहा कि 1536 में से 200 को माइनस कर दो। ठीक है। ये 1536 में से इनको टैप कर लिया है। अब 200 तो टैप हो गए ना, बचे कितने? 1327। हर लेवल पे मैंने जितने जितने 209 में यूज किए मैंने वहां से माइनस कर दिए वो। ठीक है। अगर आप देखोगे 55 में से 7 माइनस कर दिए, ये आ गया मेरे पास सारा मैट्रिक्स। अब ये 1327 मेरे पास अवेलेबल है फॉर स्टडी 2। स्टडी 1 की मैंने 209 लोगों पे पायलट, उसके बाद मैंने पॉपुलेशन में से इनको माइनस किया 209 को। अब मेरे पास फेज 2 के लिए ये लोग हैं। मैंने वो 209 वाले दोबारा यूज नहीं किए, मैंने उन रिस्पोंडेंट्स को दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। ठीक है। एक बार मैंने उनको परसेप्शन टैप किया, उसके बाद मैंने कांटेक्ट नहीं किया। फिर हम गए दूसरी बार मैंने ये वाले लोग लिए। मैंने कहा चलो मेरा जो डिजायरेबल है 1:2:6 की फॉर्म में वो ये होना चाहिए। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 6, 1 2 6, सिमिलरली 1 2 6 1 2 6। ठीक है। 12 गवर्नमेंट, 20 प्राइवेट, 5 डीम के लिए 1:2:6 की रेशियो में डिजायरेबल होना चाहिए इतना। ठीक है। फिर मैंने कहा कि मेरा जो काम था वो फाइनाइट पॉपुलेशन पे था। फाइनाइट पॉपुलेशन कैसे? मेरे पास हर पूरी वेबसाइट से सारी फैकल्टी की लिस्ट थी। ठीक है। ये टीचर्स के नाम थे सबके मेरे पास, डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी वाइज मैनेजमेंट के प्रोफेसर थे ये सारे। ये मैंने रैंडम किया हुआ है इसलिए आपको दिख नहीं रहे ठीक से, मैं आपको बताती हूँ रैंडम कैसे किए हैं बाद में। ओके। ये थे मेरे पास सारे लोग दिल्ली एनसीआर के मैनेजमेंट के प्रोफेसर्स। ठीक है। जिनको मैंने टैप किया जाके, सिमिलरली एसोसिएट, सिमिलरली असिस्टेंट, दिस इज द रैंडम। सिमिलरली मैंने किया ऐसा प्राइवेट के लिए और ऐसा ही किया मैंने डीम्ड के लिए। मैंने तीनों यूनिवर्सिटीज के सारे कॉलेजेस के दोनों डिपार्टमेंट्स की लिस्ट बना ली। ठीक है। जो जो प्रोफेसर उनके अंदर थे। मेरा सैम्पलिंग फ्रेम तैयार है। हाँ जी। तो मैंने कहा कि एग्जॉस्टिव करना था मुझे कहा गया कि 1:2:6 का तो ध्यान रखना ही है मिनिमम, लेकिन उसके ऊपर जितने भी लोग मिले यू जस्ट हैव टू गेट योर डेटा फिल्ड। व्हाई? बिकॉज एसोसिएट्स हमारे पास बहुत अवेलेबल नहीं होते। ठीक है। कुछ ना कुछ लेवल्स में प्रॉब्लम रहती है। ये जो प्रोपोर्शन होता है ये डिजायर्ड प्रोपोर्शन है, ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता। ठीक है। तो मैंने 1:2:6 के फॉर्म में टैप करने की जरूर कोशिश की, लेकिन वॉट एवर जितने भी मुझे अवेलेबल थे, लोग कम ज्यादा थोड़े बहुत ऊपर नीचे, वो मैंने टैप किए और मैंने अपना डेटा भरवाया। डिजायरेबल थे 664, भरे गए 713। ठीक है। उसके बाद वैलिड मेरे पास आए 609। दिस इज माय एक्चुअल सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी 2। ठीक है। 209 वाज फॉर स्टडी 1, स्टडी 2 के लिए मैंने 609 टैप किया, जिसमें मेरा ये वाला मैट्रिक्स मैंने फॉलो किया। ठीक है। 609 क्यों निकले 713 में से? 713 भरवाए, 609 क्यों रह गए? कुछ जो क्वेश्चनर्स थे वो इनवैलिड थे। इनवैलिड क्वेश्चनर्स का मतलब क्या होता है? किसी ने पैटर्न बनाया हुआ था उनके अंदर, किसी ने काफी सारे क्वेश्चंस खाली छोड़ दिए थे, 2 पेज छोड़ दिए थे बीच में से। ठीक है। हालांकि ये पर्सनली भरवाए गए थे सबसे जाके, बट स्टिल यू कैन नॉट फोर्स रिस्पोंडेंट्स टू एक्ट। ठीक है। तो डिजायरेबल थे 713 मेरे पास भर के आए, लेकिन 713 में से जो कंप्लीटली फिल्ड वैलिड क्वेश्चनर्स थे वो 609 मैंने अपनी स्टडी 2 के लिए कंसिडर किए। तो स्टडी 1 वाज 209, स्टडी वाज 2 वाज 609। डिजायरेबल इन द रेशियो ऑफ 1:2:6 मैंने टैप करने की कोशिश की। तो मेरी सैम्पलिंग कौन सी हुई गाइस? बड़ा कर दूं इसको? स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनेट रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। कैसे हुई?
मैंने स्ट्रेटा बनाए, ठीक है। स्ट्रेटा किस किस के बनाए मैंने? सबसे पहले मैंने बनाए 3 स्ट्रेटा गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के। फिर मैंने उनके अंदर बनाए मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के, जिनकी फैकल्टी को मुझे टैप करना था। उसके अंदर बने असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर के स्ट्रेटा, ठीक है। तो मैंने स्ट्रेटा डिफाइन किए हर लेवल पे, तो मेरी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग डन। प्रोपोर्शनेट कैसे? 1:2:6 की फॉर्म में मैंने डेटा कलेक्ट करा किया है अपना सारा। सो ये प्रोपोर्शनेट हो गया, प्रोपोर्शनली डिवाइड किया डेटा को 1:2:6, प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग। रैंडम, क्योंकि रैंडमाइजेशन करके मैंने इन सैम्पलिंग यूनिट्स को सिलेक्ट किया था, वो मैं आपको भी बताती हूँ कैसे किया था, ठीक है। रैंडमली मैंने सिस्टम जनरेटेड लिस्ट निकाली थी। उसके बाद विदाउट रिप्लेसमेंट, क्यों? क्योंकि मैंने 209 को सेकेंड टाइम में इंक्लूड नहीं किया। अगर मैंने 209 को सेकेंड टाइम में इंक्लूड किया होता, अगर मैंने दोनों बार 1536 लोगों को ही कंसिडर किया होता, तो वो मेरी हो जाती विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये भी हमें डिफाइन करना पड़ता है कि आप रिप्लेस कर रहे हो सैंपल को कि रिप्लेस नहीं कर रहे हो सैंपल को। तो अगर आपने फेज वाइज स्टडी किया है तो यू हैव टू मेंशन वेदर यू हैव इंक्लूडेड प्रीवियस रिस्पोंडेंट्स आल्सो और यू हैव नॉट इंक्लूडेड। So I have not included, so this is without replacement. So stratas were defined, proportionately it was done, random sampling थी without replacement, ठीक है। ये मेरा population है। पॉपुलेशन था मेरा 1536 रेगुलर फैकल्टी का, जो 2 कोर्सेज पढ़ा रहे हैं 3 तरह की यूनिवर्सिटीज में, दिल्ली एनसीआर। स्टडी 1 का सैंपल साइज 209 विदाउट रिप्लेसमेंट, माइनस किए 1536 में से 209, 1327 बचे। सैंपल डिजाइन बन रहा था 1:2:6 के हिसाब से 664, 713 कलेक्ट हुए। एक्चुअल सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन इज 609। सैम्पलिंग यूनिट फैकल्टी ईच इंडिविजुअल, ठीक है। सैम्पलिंग यूनिट कौन है? मेरा टीचर था। अगर आप बच्चों से भरवाएंगे तो सैम्पलिंग यूनिट कौन होगा? स्टूडेंट्स, ठीक है। नेट बैंकिंग यूजर से भरवाएंगे तो सैम्पलिंग यूनिट कौन होगा? नेट बैंकिंग यूजर। क्राइटेरिया क्या है स्टाटा सिलेक्शन का? ये 3 जिनमें ये 2 डिपार्टमेंट्स हो, ठीक है। सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज की मैंने? ये वाली। जब आप अपनी आरएम लिखते हैं, सो यू हैव टू बी टेक्निकल एट ईच एंड एवरी स्टेप while presenting my work before the committee. I was asked each and every question, starting from कि कौन से साल की यूजीसी लिस्ट आपने कंसिडर की है, क्योंकि अगर आपने गलत बोला, अगर आपने बोला लेटेस्ट की है, तो लेटेस्ट में यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा हैं, दे कैन क्रॉस दैट। तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कौन सी वाली लिस्ट आपने उठाई। दिल्ली एनसीआर की डेफिनेशन क्या होती है? कैसे पता आपको दिल्ली एनसीआर को? कितने डिस्ट्रिक्ट आपने लिए थे? नाउ यू हैव वेरिड पीपल ऑन पैनल, हरियाणा से भी हैं, पंजाब से भी हैं, सो दे माइट से हमारा तो एरिया आता दिल्ली एनसीआर में, आपने क्यों नहीं कंसिडर किया उसको? सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक बाय चेकिंग अप द डेफिनेशन किसी ऑथेंटिक सोर्स से, ठीक है। सो आई वाज एबल टू आंसर कि प्लानिंग बोर्ड के हिसाब से ये रीजंस थे जो मैंने इसमें कंसिडर किए, ओके। स्टडी 1 209 कैसे सिलेक्ट किया? फिशबोल सैम्पलिंग से। रिप्लेस किए? नहीं किए। प्रोपोर्शनेटली लिए? यस। व्हाट वाज द प्रोपोर्शन? 1:2:6। किसके हिसाब से? 1:2:6 एआईसीटी के हिसाब से। यू हैव टू हैव ऑल द आंसर्स रेडी, ओके। एक्चुअल सैंपल कितना बचा? 609। 609 कैसे आया? इसमें से वैलिड क्वेश्चंस मेरे पास इतने ही बचे। सैम्पलिंग यूनिट कौन थे? फैकल्टी थे। हाउ इट इज प्रोपोर्शनेट, हाउ इट इज स्ट्रैटिफाइड, हाउ इट इज रैंडम, हाउ इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। सो ऑल क्वेश्चंस इंटैक्ट एंड दिस इज योर sampling. So when you are doing your sampling, you really have to be very technical, you really have to be very concrete. At the level of projects, at the level of junior, जब आप रिसर्च पेपर्स लिखते हैं तो बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट आपसे नहीं मांगते, लेकिन फिर भी साउंड होनी चाहिए कम से कम कि ऐसे ना लगे कि आपने किसी से भी उठवा के डेटा भरवाया, ठीक है। सम काइंड ऑफ टेक्निकलिटी हैज टू बी देयर। कल मैं आपको अपने रिसर्च पेपर्स दिखाऊंगी 2-3 जिनमें हमने शुरू में when I was a new writer, when I used to write initially, so how did we used to plan the RMs and how did we refine them, ठीक है। कल एक पुराना और एक नया पेपर I will show you जिसमें we have defined our samples and how do we write it in the research papers. This is thesis, so this is very detailed. In research papers we do not go that deep. लेकिन ये कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए कि पॉपुलेशन क्या होती है, सैम्पलिंग फ्रेम किसको बोलते हैं, यूनिट किसको बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट किसको बोलते हैं। सो आई जस्ट वांटेड यू टू सी इट। अब इसके बाद आता है कि आपने नंबर्स पे तो लगा लिया रैंडम जनरेशन, है ना। रिस्पोंडेंट पे कैसे लगाते हैं? मुझे कैसे पता कि जो पूरी एक लिस्ट है उसमें से किसको लूं और किसको छोड़ूं?
पहला लेवल तो मैंने किया फिश बॉल से, ठीक है, मैंने फिश बॉल अप्लाई किया और जो पर्ची उन्होंने निकाली मैंने उनको जाके कांटेक्ट कर लिया। अब ये रहे मेरे पास लोगों के नाम। डीम्ड यूनिवर्सिटी है कोई, जामिया हमदर्द है, उसके टीचर्स के नाम मैंने उठाए वेबसाइट से और मैंने कहा भाई किस किस कितनों को कांटेक्ट करना है मुझे, ठीक है, मुझे इसमें से एक लिस्ट बना के दे दो, देन आई विल कांटेक्ट दोस पीपल। ये कैसे जनरेट किया मैंने तो देख लेते हैं। नंबर्स वाली आ गई गाइस, रैंडम नंबर जनरेटर इजी है वो, ठीक है। डेटा एनालिसिस में जाएंगे, सैम्पलिंग पे जाएंगे और आप अपना रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, जो हमने इसमें भी किया था। रेशो डेटा पे करना आसान है। ये 5 नंबर आपके सिंपल निकल के आ जाएंगे, आप रेशो डेटा से निकाल सकते हो और बिल्कुल पूरी उससे लिख सकते हो अपनी आरएम के अंदर कि रैंडम नंबर मैंने एक्सेल से जनरेट किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम देखते हैं हमने डीम्ड में कैसे किया। ये रहे रिस्पोंडेंट्स। अब किसको करूं किसको नहीं करूं, मैंने कहा भाई सिस्टम से जनरेट करवा लेते हैं रैंडमली कि किसको हमें जाके प्रेजेंट करना है अपना क्वेश्चनर, किसको नहीं करना है, ठीक है। सो मैंने कहा यहाँ रैंडम नंबर लगाते हैं, डेटा पे गए हम, डेटा एनालिसिस के अंदर है गाइस आपका रैंडम नंबर जनरेशन। रैंडम नंबर जनरेशन पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स में आता है कि आपको कितने कॉलम्स के अंदर अपना डेटा चाहिए, मुझे एक ही में चाहिए, ठीक है। इसी में बता देगा आपको 1010। नंबर ऑफ रैंडम नंबर्स अराउंड जनरेट कर दो मुझे 30, ऊपर ही करेगा, ऊपर मतलब आसपास ही करेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में गाइस आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, यूनिफॉर्म, नॉर्मल, बर्नौली, बायनोमियल, पॉइसन, पैटर्न, डिस्क्रीट। बर्नौली गिव्स यू प्रोबेबिलिटी वाइज, ठीक है। वी यूजुअली प्रेफर सोशल साइंसेज में बर्नौली। वाई? बिकॉज बर्नौली आपको बताता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपके पास ये वाला सैंपल आएगा निकल के, इनको कंसिडर करो। 1010 की फॉर्म में बताता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट है, इसको चूज करो। 0 यानी इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, कोई वेरिड नंबर्स नहीं आते बीच के, ठीक है। इसका पी वैल्यू हमें डिफाइन करना पड़ता है, तो पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी वैल्यू हम कितनी रखें, चलो 0.9, इसको आप चेक कर सकते हो बार बार कर करके, ठीक है। 0.9। रैंडम सीड इज एन ऑप्शनल थिंग, कहाँ से शुरू करना है ये यूजुअली वो बताता है, कोई नहीं हमें शुरू से शुरू करना है। आउटपुट रेंज, आपका आउटपुट कहाँ पे आए, यहीं पे ही, ठीक है। देखें आपका 1 रिप्रेजेंट करता है कि दैट दे हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल, आपका 0 डिफाइन करता है डू नॉट, ठीक है। 25 आ गए लगभग, सॉरी 31 आ गए आपके पास, रैंडमली जनरेट हो गए 31 आ गए, जिनमें से 25 है आपके जो आपकी जिनकी प्रोबेबिलिटी है आपके सैंपल में आने की। मैंने 30 मांगे थे, उसने अराउंड अराउंड 31 दे दिया मुझे, ठीक है। टोटल सेलेक्ट करता है 31 जो आप नंबर डिफाइन करते हो, और ये रहे आपके जो 1 वाले हैं, बनाओ उनके लिए क्वेश्चनर या उनका क्वेश्चनर उनको एडमिनिस्टर करके आओ। प्रेफरेबली ज्यादा के नाम लेके जाओ, बाय चांस अगर आपको नहीं मिले। मैंने क्या किया था इसमें, प्रोबेबिलिटी हाई रख के ज्यादा लोगों की लिस्ट में अपने साथ लेके गई थी, बाय चांस आपको वो बंदा नहीं मिला वहां पर, आप यूनिवर्सिटी गए, यहाँ से गलगोटिया यूनिवर्सिटी गए आप, गलगोटिया इज फेयर फॉर ग्रेटर नोएडा एंड, ठीक है, या नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गए बुद्धा सर्किट के सामने, आपको वहां जाके पता चला कि भाई डॉक्टर हरलीन कौर नहीं आई यहाँ पे, छोड़ के चली गई हैं या एबसेंट है, तो आप काउंटेड ही लेके गए थे और आप आ गए वापस, अब क्या करें, अब दोबारा डॉक्टर हरलीन कौर से करवाने के लिए आप दोबारा जाएंगे किसी दिन। तो आपने क्या किया, उसके सॉल्यूशन के तौर पे आप एक्स्ट्रा लोगों के नाम लिख के ले गए, आपने कहा रैंडम नंबर ने तो जनरेट करके दिए हैं मुझे ये लिस्ट, आई हैव प्रोड्यूस 5 एक्स्ट्रा नेम्स विद मी, ठीक है। इन केस इफ समबडी इज नॉट देयर आई कैन हैव माय कंप्लीट डेटा। भाई मुझे 30 लोग चाहिए, मैं 35 लोग लेके लिख के 40 लोग लेके लिख के, तो कम से कम मुझे 35-30 तो मिलेगा ही। मान लो 10 लोगों ने किसी ने मना कर दिया, कोई अवेलेबल नहीं है, कोई मीटिंग में है, टीचर्स के साथ प्रोबेबिलिटी रख के चलनी पड़ती है आपको, ठीक है। सो एटलीस्ट यू विल हैव योर नंबर ऑफ पीपल इंटैक्ट, फेयर इनफ गाइस। ये समझ आया रैंडम नंबर कैसे जनरेट करने हैं? Yes, ma'am. इस पे फिल्टर लगाओ और 1 वाले चूज कर लो।
ये रहे आपके लोग जो आपको चूज करने हैं, ठीक है। यू गो टू द यूनिवर्सिटी, यू गो टू द बैंक, यू गो टू द सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट फॉर द स्टूडेंट्स जिनका फाइनाइट डेटा लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। यू गो एंड यू मीट द पीपल एंड यू गेट योर डेटा फिल रैंडमली। देयर इज नथिंग personal bias. I do not know any one of them and I'll be approaching them only on the basis of this random generation. ठीक है, इसमें कोई बायसनेस नहीं है, इसमें कोई मेरा रिसर्चर का अपना रिसर्च अपना इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। मतलब ऑब्वियसली इंटरेस्ट है टू गेट द रिसर्च डन, बट एज इन टू इंक्लूड देम इनटू द सैंपल मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डू नॉट नो देम एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, जब अपनी आरएम लिखेंगे, जब मैंने अपनी आरएम लिखी तो मैंने उसमें यही लिखा दैट आई प्रोड्यूस द लिस्ट ऑफ रैंडम पीपल, आई प्रोड्यूस द लिस्ट ऑफ, आई डिड दिस रैंडम जनरेशन ऑफ सैंपल्स यूजिंग MS Excel यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, ताकि मेरी प्रोबेबिलिटी हाई रहे लोगों के चूज करने की। बर्नौली का यही फायदा होता है कि वो 1010 में आपके डेटा को डिवाइड कर देता है, तो आपको पता लग जाता है इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अलग तरीके से लगाएंगे, परसेंटेज चेंज करेंगे तो ये अलग नंबर्स आ जाएंगे। ओके, तो ये है गाइस आपकी सैम्पलिंग की कहानी। कल हमारे पास है सैंपल साइज डिटर्मिनेशन। सैंपल साइज डिटर्मिनेशन मतलब फाइनाइट सैंपल के लिए कैसे करना है, कितना सैंपल साइज एनफ होता है, इनफाइनाइट में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कितने लोग होने चाहिए। हम मिनिमम मान के चलते हैं, अगर आप नॉर्मली पूछेंगे किसी से तो सोशल साइंसेज में सब बोलते हैं 100 बहुत है, अगर डेटा भरवाना है 100 लोग बहुत हैं, 100-150 बहुत है, बट इनके भी रूल्स होते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं हम जो थंब रूल लेके चलते हैं, जैसे अगर आपके क्वेश्चनर में 10 आइटम है, 10 स्टेटमेंट्स हैं तो 5 टाइम्स होना चाहिए, तो 10 × 5 50, बट 50 इज नॉट इनफ, तो 100, ठीक है, हम नॉर्मल लेके चलते हैं। या आपके आइटम्स बहुत सारे हैं, आपके आइटम्स 50 हैं, तो आपने पूछा किसी से कि 100 बहुत होंगे, वो कहेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 50 आइटम्स × 5 मिनिमम आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स ऑफ आइटम्स होना चाहिए, सो 250 तो चाहिए, तो 250 पे फिर आपको डेटा कलेक्ट कराना होगा। ये कुछ थंब रूल्स हैं जो हम नॉर्मली बात करते हैं या जब रिसर्चर्स अपने हिसाब से जजमेंट के हिसाब से डील करते हैं, बट देयर आर देन फॉर्मूलाज जिनके हिसाब से हम प्रॉपर सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं कि कितना एनफ होगा टू कंडक्ट योर स्टडी। Very technical things, small things, technical things, but yes, if they are absent, then rest of the analysis won't be doing good. Okay, so आज हम ओवर करते हैं इसको यहीं पे, कल मिलते हैं सैंपल साइज डिटर्मिनेशन के लिए। So I hope आज की क्लास में कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई हो, प्लीज you can ask tomorrow for sure, या अगर अभी पूछनी है तो अभी बता सकते हो, अगर कोई छोटी मोटी चीज है तो। If it takes detail thing तो we can have personal, बाकी सब लोग जा सकते हैं। ओके गाइस, गुड आफ्टरनून, कल बात करते हैं, टेक केयर प्लीज। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू बच्चे, थैंक यू, बाय।